हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी हूँ बहुत अच्छा। आप सोच रहे होंगे सेम ड्रेस है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग सेम डे पे चल रही है। दूसरी रिकॉर्डिंग। चलो, जो भी है हमने अभी तक जितना पढ़ा है मैं कोशिश करता हूँ उसको समेटने का। आज कुछ नया वैसे कम ही पढ़ेंगे हम लोग। शेड्यूल वन ख़त्म कर लेंगे आज, मतलब इस लेक्चर के अंदर। आज मतलब मेरा तो दूसरा लेक्चर है ये। क्या पता इसके बाद भी कुछ रिकॉर्ड कर लें, बट अभी हम शेड्यूल वन ख़त्म कर देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो पहले हम पढ़ चुके हैं ऐसा ना हो वो चीज़ें भूलते चले जाएं, इसलिए पहले की चीज़ें भी पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ा था कि टैक्सेबल इवेंट जीएसटी के अंदर क्या होता है। सप्लाई को टैक्सेबल इवेंट माना जाता है, यानी एक ऐसा इवेंट जब सब अ, जहाँ पे हम टैक्स लगाएंगे यानी उस ट्रिगरिंग पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। एक ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन हुई, वो सप्लाई अगर बनेगा तो ही जीएसटी के हम आगे सोच सकते हैं। इसलिए पहले किसी भी ट्रांजैक्शन का सप्लाई होना जरूरी है, यानी टैक्सेबल इवेंट को अचीव करे बिना आगे हम नहीं बढ़ेंगे। और वैसे टैक्सेबल इवेंट सप्लाई है ये कौन कहता है। हमने देखा था आर्टिकल 366 क्लॉज 12 ए के अंदर लिखा हुआ था जीएसटी की डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लॉज 366 बोला क्या मैंने, आर्टिकल 366 क्लॉज 12 है। और उसके अलावा हमने चार्जिंग सेक्शन देखी थी, वहाँ पे था सेक्शन 9, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी शायद एक बार रेफर किया था, जहाँ मैं अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन दिखाने के लिए गया था। तो वहाँ पे भी लिखी हुई थी ये बातें कि देयर सेल बी levied a tax called CGST Act on all intra-state supplies of goods या services और both except on sale of alcoholic liquor for human consumption। तो वहाँ पे लिखा था all intra-state supplies के ऊपर, तो सप्लाई के ऊपर ही जीएसटी लगाया जाएगा। और अभी तक तो आपको समझ आ ही चुका है, तो मैं थोड़ा फास्ट फास्ट करता हूँ आज। टैक्सेबल इवेंट बन जाएगा, और देखो कितना रिवीजन करना कितना आसान है। मैं यहीं से रिवाइज कराऊंगा जो जो मतलब कितनी जल्दी रिवीजन हो सकती है। वैसे मैं आपको रिवीजन वीडियोज आ जाएंगे आपके पास मार्च के बिगनिंग के आसपास से आने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है फरवरी में भी आ जाए, डिपेंड करता है। हमने गुड्स का मतलब देखा था, नीचे देख रखा है, तो वैसे वहाँ से देखो यहाँ से देखो बात बराबर ही है। गुड्स क्या है, एनी टाइप ऑफ मोबाइल प्रॉपर्टी। आप याद करो गुड्स की डेफिनेशन और सर्विस की डेफिनेशन। 2 क्लॉज 52 गुड्स क्या बोलता है। गुड्स की डेफिनेशन अगर सेक्शन आपको याद करना हो तो कर लेना, अच्छी बात है। 2 क्लॉज 52, कोई भी ट्रांजेक्शन गुड्स या सर्विस होगा तभी जीएसटी लगाया जाएगा, ये तो हम जानते हैं। तो गुड्स की डेफिनेशन क्या थी, एवरी काइंड ऑफ मोबाइल प्रॉपर्टी को गुड्स मान लिया था, लेकिन मनी और सिक्योरिटी को बाहर कर दिया था। मनी और सिक्योरिटी को हालांकि सर्विस के भी डेफिनेशन से बाहर कर दिया था, ना ही तो गुड्स है ना सर्विस है, मनी और सिक्योरिटी दोनों। लेकिन ट्रांजेक्शन इन मनी को सर्विस मान रखा था, यानी आप जैसे खुले छुट्टे कराने जाते हो और उसके बदले में कुछ ना कुछ सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया गया हो तब। और मोबाइल प्रॉपर्टी के अंदर स्पेसिफिकली इंक्लूड किन चीज़ों को किया गया है, मतलब गुड्स के अंदर स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया एक्सनेबल क्लेम को। क्यों, क्योंकि वहाँ पे लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग को टैक्स करना था। हालांकि एक्सनेबल क्लेम जीएसटी के बाहर होती है। एक्सनेबल क्लेम कहाँ चला गया, सारे उठ के चले जाते हैं एक्सनेबल क्लेम शेड्यूल 3 के अंदर, लेकिन वहाँ पे भी लिखा हुआ है शेड्यूल 3 क्या बोलता है। कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन जिसको कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जिनको नहीं तो सप्लाई माना ही जाएगा नहीं, यानी सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस दोनों नहीं माना जाएगा। और वहाँ पर उन्होंने एक्सनेबल क्लेम को कवर कर लिया। लेकिन एक्सनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग, लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग को वहाँ कवर नहीं किया, मतलब वो नॉर्मल सप्लाई बन जाएगा और उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। एक्सनेबल क्लेम सप्लाई ऑफ गुड्स है। इसके अलावा क्या देखा हमने, हाँ जो प्लांट्स वगैरह हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स हैं, उनको भी जीएसटी के अंदर ही रखा है, मतलब गुड्स की डेफिनेशन के अंदर रखा हुआ है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए कि उसको हम सेवर करेंगे बिफोर सप्लाई, बिफोर मेकिंग सप्लाई उसको अलग किया जाएगा, ये था उसके अंदर। इसके बाद हम नया डेफिनेशन एक प्रिंसिपल का है। प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया, एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन होता है ना, तो उस संबंध में प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कौन होता है कि जिसके बिहाफ पे एजेंट ट्रांजेक्शन कर रहा है उसको प्रिंसिपल बोलेंगे। वैसे आपको ये कर ले तो ठीक है। यहाँ पे ऑन हुज बिहाफ एन एजेंट कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज की करता है बात, वहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बिल्कुल वाहियात डेफिनेशन है, कुछ डेफिनेशन ही नहीं है और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। मतलब ऐसी अथॉरिटी जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किस चीज़ के लिए किसको अथॉरिटी बनाया जाए, ऑथराइज किया जाएगा जिसको जिस चीज़ के लिए, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनता है। फैमिली का मतलब हमने देखा था स्पाउस और चिल्ड्रन होता है फैमिली के मतलब में, और फिर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर तभी होते हैं जब वो होली और फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं, तभी वो फैमिली के डेफिनेशन में आएंगे। बिजनेस का डेफिनेशन हमने नीचे से ही देख लेंगे, चलो जो चीज़ें नीचे कर रखी है हमने वहीं से देखते चले जाएंगे।
गवर्नमेंट का डेफिनेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। लोकल अथॉरिटी बेकार है, कुछ काम का तो है नहीं। वैसे पंचायत म्यूनिसिपैलिटी हो गया, यही सब चीज़ें आती हैं। अब इसमें दे रखा है कि पंचायत एज डिफाइंड इन आर्टिकल सो एंड सो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। करना क्या है अपने को, आप जनरली सोच के रखो कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, और छोटे मोटे काम करने के लिए गली मोहल्ले में वो सड़कें बनानी है, नालियाँ बनानी है, स्ट्रीट लाइट्स लगानी है, इन सब चीज़ों का काम साफ सफाई कौन करता है? म्यूनसिपलिटी। अभी दिल्ली में चुनाव हुआ है ना म्यूनसिपलिटी के, वो क्या करेगी भाई? कूड़ा कचरा कैसे साफ होगा, लाइटिंग कैसे रहेगी, साफ सफाई क्लीनिंग, वो सारे काम देखते हैं वो लोग। ऐसे ही जिला परिषद हो गया, गांव में मुखिया वगैरह के पंचायत होते हैं, चुनाव पंचायत वगैरह, ये सारी सारी चीज़ें म्यूनसिपैलिटी के अंदर आ जाती है, मतलब लोकल अथॉरिटी के अंदर आ जाएगी। कंटोनमेंट बोर्ड भी है। कंटोनमेंट बोर्ड हो गया यानी जो आर्मी के आपने देखे होंगे कैंप लगे होते हैं, तो वो कुछ एरिया डिसाइड करते हैं। वो बोर्ड का काम क्या है कि कुछ एरिया डिसाइड कर देती है गवर्नमेंट, उस एरिया के अंदर ये बोर्ड काम करती है। वहाँ की ये सारी सर्विसेज, यानी सेवर की सर्विसेज, नाले की सर्विसेज, और यही सारी लाइटिंग वाइटिंग की सर्विसेज, वहाँ भी यही काम करते हैं। ये सारे सबका एक ही काम होता है, यानी सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल के बाद लोकल लेवल पे जो काम होती है ना, वो सारे करते हैं लोकल अथॉरिटी। कंसिडरेशन का हम नीचे देख लेंगे डेफिनेशन। एक्शनेबल क्लेम था। मैन्युफैक्चर हो गया। मैन्युफैक्चर का मतलब क्या हो गया? जनरल जनरल चीज़ें हैं, इसकी डेफिनेशन इतना टाइम अपने को लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि इनपुट को प्रोसेस करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका अपना नाम, कैरेक्टर और यूज होता हो। नेम, कैरेक्टर और यूज होना चाहिए उसका सेपरेटली। मनी क्या है? तो मनी एक लीगल टेंडर हो सकता है, इंडियन लीगल टेंडर भी हो सकता है, कोई फॉरेन की करेंसी हो तो उसको भी मानेंगे। और इसके अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, चेक हो गया, ट्रेवलर्स चेक हो गया। अब जितने भी चीज़ अभी तक पढ़ रखे हैं ना, ये पे चेक है, प्रोमिसरी नोट है, पोस्टल और इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो भी चीज़ आप कैश के थ्रू पेमेंट करना, आज के समय पे तो ये यूपीआई आ गया, ये भी मनी है। तो जो भी रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई है वो सारे हो जाएंगे। लेकिन हाँ, नुमिस्मेटिक वैल्यू के लिए आपने कुछ पुराने नोट्स रखे हुए हैं तो वो मनी नहीं है। अगर आप उसको सेल करोगे ना तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि मनी का ट्रांजेक्शन पे तो मनी एंड सिक्योरिटीज ना गुड्स है ना सर्विस है, तो उसकी सप्लाई पे तो। लेकिन जो चीज़ मनी नहीं है, यानी नुमिस्मेटिक वैल्यू के लिए आपने 500 रुपये का करेंसी रखा है, कल को मान लो, या फिर हो सकता है आपने कोई कॉपर के पुराने सिक्के रखे हो, आज से 100 साल पहले चलते थे या 50 साल पहले आपको कहीं मिल गए हो, दादा परदादा जी ने दे दिया हो कभी, उसको अगर आप बेचोगे तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? हाँ, क्योंकि वो मनी नहीं है, मनी और सिक्योरिटी नहीं है, तो यानी वो नॉर्मल गुड्स है। तो ये ध्यान रखना, नुमिस्मेटिक वैल्यू के लिए अगर रखा होगा आपने तो उसको मनी नहीं मानते हैं। फिर टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई का हमने कल भी एक रेलेवेंस देखा था, यानी पिछले लेक्चर के अंदर। टैक्सेबल सप्लाई किसको बोलते हैं? ऐसी सप्लाई जो भले ही उसके ऊपर या तो टैक्स लग रहा है या नहीं लग रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या उसके ऊपर जीएसटी लगाया जा सकता है? ये देखना जरूरी है। शराब के ऊपर जीएसटी लगाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो चार्जिंग सेक्शन ही बाहर कर दिया उसको। वो बोलता है कि सीजीएसटी लगेगा किस चीज़ के ऊपर, तो इन वो आपने चार्जिंग सेक्शन देखा था ना, टैक्स लेविड ऑन सीजीएसटी ऑन ऑल इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट ऑन सेल ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ऐसा लिखा हुआ था, एक्सेप्ट ऑन सप्लाई ऑफ या सेल ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो उसके ऊपर वहीं से बाहर कर दिया, तो उसके ऊपर चार्जेबिलिटी होती ही नहीं है, लेवी ही नहीं कर सकते हम जीएसटी, तो वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। बाकी जो ये बाकी चीजें हैं, मान लो कि कोई भी एक चीज अगर गवर्नमेंट ने, मान लो दूध दही है, छोटी मोटी नमक है, नमक के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेते, टैक्स एग्जेम्प्ट कर रखा है, ऐसा नहीं है कि वो गुड्स नहीं है, वो गुड्स है, उसको कंसिडरेशन भी मिलता है, बिजनेस पर्पज से बेचा भी जाता है, उसके ऊपर हम सप्लाई मान के जीएसटी लगा सकते हैं, कोई बैन नहीं है। जो अभी तक हमने कहीं मना तो नहीं देखा उसको, लेकिन हम उसके ऊपर गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दे रखी है कि चलो कॉमन यूज की चीजें हैं, इसको एग्जेम्प्ट कर देते हैं। तो वैसी बातें हैं। तो टैक्सेबल सप्लाई क्या हो जाएगा? जिसके ऊपर भी हम लेवी कर सकते हैं, नमक के ऊपर लेवी तो कर सकते हैं, हमने किया नहीं है, लेवी कर सकते हैं ना, तो वो टैक्सेबल सप्लाई है। जिसके ऊपर भी लेवी किया जा सकता हो। फिर टैक्सेबल टेरिटरी का हम अगले चैप्टर में भी देखेंगे। टैक्सेबल टेरिटरी मतलब वो टेरिटरी जहाँ पे जीएसटी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी बनती है। सर्विसेज क्या है? सर्विसेज भी हमने तो देख ही लिया वैसे तो। एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। तो गुड्स तो एनीथिंग अदर देन गुड्स, गुड्स के अंदर भी मनी सिक्योरिटी नहीं था, सर्विस के अंदर भी नहीं है, तो एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, सब के सब सर्विस है। और हाँ, एक और चीज बोला था मैंने, मनी मनी तो नहीं है, पर यूज ऑफ मनी जो होता है, यानी आप जैसे चेंज कराने गए या एक्सचेंज कराने गए,
या खुले छुट्टे आप करवाते हो, या बैंक में कुछ प्रोसेसिंग फ़ी ले लिया जाता है, तो वो प्रोसेसिंग फ़ी यानी एक सेपरेट कंसिडरेशन है। आपने मान लो 2,000 का नोट लेके गए किसी के पास कि मुझे खुले करके दे दो इसको, तो उसने छुट्टे करे तो आपको 1,990 रुपये वापस कर दिए, तो 10 रुपये उसने कमीशन काट लिया बीच में मान लो। तो वो 10 रुपये जो है अगर सेपरेट कंसिडरेशन माना जाएगा, अगर सेपरेट कंसिडरेशन है तो फिर उसको सप्लायर सर्विस मानते हैं। अदरवाइज अगर ये 2,000 दिए और उसने छुट्टे करके 2,000 ही वापस कर दिए, तो वहाँ पे तो मनी के बदले मनी वापस आ गया, वो सप्लाई नहीं माना जाएगा किसी न, क्योंकि सर्विस कुछ रहा ही नहीं, सर्विस चार्ज जब तक आप नहीं कर रहे हो तो क्या सर्विस है। तो सेपरेट कंसिडरेशन का होना जरूरी है। और सिक्योरिटीज है, देखो सिक्योरिटीज एज सच आप शेयर्स डिवेंचर बॉन्ड वगैरह ये चीज़ें सेल करते हो, परचेज करते हो, इसके ऊपर इसको सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस नहीं माना जाता है, यहाँ पे जीएसटी नहीं लगता। हालांकि एक ब्रोकर के थ्रू आप सेल और परचेज करते हो, आप खुद जाकर रिलायंस कंपनी के पास नहीं जाते कि मेरा शेयर मुझे मुझे शेयर खरीदना है, पैसे दे रहा हूँ शेयर दे दो, ऐसा नहीं होता। आप एक ब्रोकर के पास जाते हो और CDLS NSDL या CDSL से आप जाके शेयर खरीदते हो ब्रोकर के थ्रू, यानी जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, और पता नहीं कितने सारे एंजल ब्रोकिंग वगैरह बहुत सारे हैं, तो इनके थ्रू आप खरीदते हो वहाँ पे। तो ये कुछ ना कुछ अगर कमीशन चार्ज करते हैं, अगर कमीशन चार्ज करते हैं तो उस कमीशन के ऊपर जीएसटी लगेगा, ये ध्यान रखना है आपको। यानी इंक्लूड्स फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजेक्शन। फिर सप्लायर, सप्लायर का डेफिनेशन अभी तक आपने नहीं देखा, मैं बोल तो इतने समय से रहा हूँ। सप्लायर रिसिपेंट, सप्लायर कौन होता है? जो सप्लाई कर रहा हो, गुड्स को सप्लाई कर रहा है, सर्विस सप्लाई कर रहा है, या बोथ सप्लाई कर रहा है। और एजेंट भी सप्लायर बन सकता है अगर वो एजेंट सप्लायर के बिहाफ पे सप्लाई कर रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है हम देखेंगे अभी एजेंट का, अभी आज हम एजेंट ही पढ़ेंगे। रेसिपिएंट क्या होता है? तो रिसिपिएंट वेयर कंसिडरेशन इज पेएबल। हाँ, रेसिपिएंट कौन होता है? तो जो बंदा गुड्स या सर्विस ले रहा है वही रेसिपिएंट है, जनरल मीनिंग है। तो अगर कंसिडरेशन दे रहे हो तो कंसिडरेशन जो पे कर रहा है वो बंदा रेसिपिएंट माना जाएगा। जहाँ पे कंसिडरेशन का पेमेंट नहीं है, शेड्यूल 1 की अगर ट्रांजेक्शन है, मान लेते हैं शेड्यूल 1 की ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, तो शेड्यूल 1 में अच्छा कंसिडरेशन जो दे रहा है वो नहीं, पहला वाला ध्यान सुनना, हु इज लाइबल टू पे कंसिडरेशन। यहाँ पे एक वर्ड है जो हाईलाइट कर रखा है मैंने, हु इज लाइबल टू पे। अब मतलब कंसिडरेशन की अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो वहाँ पे एक चीज़ और लिखी थी ना कि कंसिडरेशन कोई भी पे कर सकता है, कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि रिसिपिएंट ही पे करे, तो रिसिपिएंट कोई और भी हो सकता है, कंसिडरेशन पे करने वाला कोई और भी हो सकता है। मेरे बदले में मेरे पापा ने आपको पेमेंट कर दिया, तो क्या वो रिसिपिएंट थोड़े बन जाएंगे? रिसिपिएंट हु इज लाइबल टू पे, लाइबल कौन था? मैं था पेमेंट करने के लिए जिम्मेवार, तो मैं रिसिपिएंट बना। वेयर कंसिडरेशन इज पेबल हु इज लाइबल टू पे द कंसिडरेशन। उसके बाद है जहाँ पे कंसिडरेशन पे नहीं कर रहे, मान लो शेड्यूल 1 की ट्रांजेक्शन चल रही है, शेड्यूल 1 में क्या बोलता है कि बिजनेस पर्पस के लिए अगर कोई ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, तो वहाँ पे हम उसको सप्लाई मान रहे थे, ऐसा ही पढ़ा था हमने इनका लास्ट लेक्चर में। तो जिसको आप गुड्स या सर्विस डिलीवर कर रहे हो, यानी फ्री में आपने लैपटॉप बिजनेस के लिए लेके आए और 2 साल बाद आपने अपने दोस्त को लैपटॉप दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, तो क्या वो रिलेटेड पर्सन है? पहले तो वो रिलेटेड पर्सन होना जरूरी है। अगर रिलेटेड पर्सन या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन होता है, नहीं, मैं कहाँ पहुँच गया, मैं पहले वाली एंट्री के ऊपर पहुँच रहा था। अगर आपने कोई असेट खरीदी मान लो और उसके ऊपर आईटीसी ले लिया आपने, और वो अगर आप किसी को ट्रांसफर करते हो, जिस असेट का आपने आईटीसी ले रखा वो अगर आपने किसी को ट्रांसफर कर दिया, तो वहाँ पे आपको जीएसटी लग जाता है। शेड्यूल 1 में हमने देखा था, पहली एंट्री थी। तो वहाँ पे जो रिसिपिएंट होगा, कंसिडरेशन तो पे नहीं कर रहा है आपको, आपने अपने दोस्त को लैपटॉप दे दिया, मान लो बिजनेस पर्पज के लिए लेके आए थे, बाद में आपने या फिर मशीन है कोई भी, आपने अपने दोस्त को दे दिया, तो जो बंदा रिसीव कर रहा है वो बन जाएगा रिसिपिएंट गुड्स के केस में। सर्विसेज के केस में कौन बनेगा? अगर सर्विस का केस हो, सर्विस ट्रांसफर कर रहे हैं तो जिसने उस सर्विस को अवेल कर ली। गुड्स के केस में क्या, टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड और मेड अवेलेबल, जिसको आपने मेड अवेलेबल मतलब जिसको दे दिया या फिर जिसको पोजीशन ट्रांसफर कर दिया वो बनेगा। और सर्विस के केस में टू होम द सर्विस इज रेंडर्ड, जिसको सर्विस दे दिया वो ही बनेगा। पर्सन का मतलब देखो वाहियात सा डेफिनेशन है, देख लेना है। फर्म, इंडिविजुअल, पार्टनर कोई भी हो सकता है, कंपनी हो सकता है, सोसाइटी हो सकता है, एचएफ हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, गवर्नमेंट के ऊपर भी टैक्स लगता है, गवर्नमेंट भी एक नॉर्मल पर्सन की तरह। आपने बिजनेस का भी डेफिनेशन देखा था, वहाँ पे देखा था गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ जब एक्ट एज अ पब्लिक अथॉरिटीज़ की तरह अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको भी माना जाता है कि वो भी पर्सन है, और लाइबल, दे आर ऑल्सो लाइबल टू पे टैक्सेस, वो भी हमारी तरह ही बिजनेसमैन है, सीधी बात है। और कोई भी ट्रस्ट हो सकता है, सोसाइटी हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकता है, सबको पर्सन की डेफिनेशन में माना जाता है। और उसके बाद आते हैं सप्लाई की डेफिनेशन में। सप्लाई इंक्लूड्स
ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज और बोथ कर रखा था हमने। पहले तो इंक्लूसिव डेफिनेशन दे रखी है, यानी वाइड कर रखा है डेफिनेशन को, कल को कुछ और भी आएगा तो हम इसको डाल देंगे, इंसर्ट कर देंगे इसके अंदर। और इसके अंदर फिर क्या क्या लेके आए, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल। अभी आप तो करने की जरूरत नहीं है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। मेड और अग्री टू बी मेड होना चाहिए, यानी आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है या फिर आप करोगे सप्लाई, यानी एक अग्रीमेंट है, यानी उस नेक्सस है, उसी चीज के बदले में आप कंसिडरेशन दे रहे हो और बिजनेस पर्पस के लिए ले रहे हो। ये चीजें वहां पे लिखी हुई है, फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के अंदर होना चाहिए। लेकिन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर है तो वो बिजनेस पर्पस ना भी हो तो भी उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। कब? 7(1)(b) कहता है कि अगर कंसिडरेशन पे किया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात कर रहा हूँ, इंपोर्ट ऑफ गुड्स कहाँ जाएगा? कस्टम ड्यूटी। इंपोर्ट ऑफ सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ, इंपोर्ट ऑफ सर्विस लाइबल टू टैक्स अगर बिजनेस पर्पस के लिए, सॉरी बिजनेस हो या ना हो, अगर कंसिडरेशन दे करके आपने बाहर से कोई सामान लिया, इंपोर्ट का मतलब बाहर है, सप्लायर बाहर है, रिसिपिएंट इंडिया का है, और वो अगर सर्विस अवेल कर रहे हो आप इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, जीएसटी लगेगा। कौन देगा जीएसटी? रिवर्स चार्ज में आपको रिसिपिएंट को टैक्स पे करना है, ये तो आपको ध्यान है ना। रिसीवर को गवर्नमेंट पकड़ लेती है कि भैया तू ही टैक्स पे करके चलेगा। सिमिलरली अगर नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, लेकिन कंसिडरेशन दे करके आपने बाहर से, आपने अपने घर बनाने के लिए आर्किटेक्ट की सर्विस ली, बाहर के किसी इंजीनियर से या फिर आर्किटेक्ट से आपने सर्विस ली मान लो, और घर कहाँ बन रहा है? इंडिया के अंदर, रिसिपिएंट इंडिया में बैठा हुआ है, और आप कंसिडरेशन पे कर रहे हो, आप उस बंदे को जान रहे हो, कंसिडरेशन पे कर रहे हो, तो क्या यहाँ पे सप्लाई माना जाएगा? सप्लाई है, हालांकि जीएसटी नहीं लगता, सप्लाई तो है। सप्लाई पहला वाला ट्रांजेक्शन भी था इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और ये भी है, सप्लाई है। दूसरा हो सकता है जब हम कंसिडरेशन पे नहीं करते, फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आते हैं। कहाँ से लेके आते हैं? शेड्यूल 1 में चला जाएगा। शेड्यूल 1 का एंट्री नंबर 4 है, पैरा 4 है शेड्यूल 1 में, जो कहता है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन। वहां पे ध्यान रखना, आपको क्या लिखा हुआ था? फ्रॉम रिलेटेड पर्सन। मैंने आपको एक वो भी बनाई थी, चार्ट बनाई थी छोटी सी, ये है इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन। अदर्स से अगर आप लेके आते हो फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो सप्लाई नहीं है। अदर्स आपको देगा कोई? क्यों? अगर आपकी गर्लफ्रेंड वगैरह हो तो वो दे सकते हैं, क्योंकि वो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में भी नहीं आ सकते। अगर बाकी बाकी जो लोग बच गए फ्रॉम रिलेटेड पर्सन या फ्रॉम डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब था यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, अगर कोई और अदर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पर्सन, मतलब ब्रांच है बाहर या फिर हेड ऑफिस है बाहर, हम ब्रांच है। एस्टेब्लिशमेंट इन्हीं को कहते हैं कि ब्रांच हेड ऑफिस का ट्रांजेक्शन अगर हो रहा है, बाहर से आप गुड्स या सर्विसेज रिसीव कर रहे हो। हालांकि हम सर्विसेज की बात अभी सर्विसेज ही कर रहे हैं, क्योंकि गुड्स की हम तो बात करेंगे कस्टम के अंदर। तो फ्रॉम रिलेटेड पर्सन या फिर डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन जो होते हैं, ब्रांच वगैरह से आप बाहर से सर्विसेज ले रहे हो और आपने कंसिडरेशन पे नहीं किया है और बिजनेस पर्पस के लिए ले रहे हो, बिजनेस पर्पस के लिए, तो फिर यहाँ पे जीएसटी लगा दिया जाएगा। नॉट फॉर बिजनेस पर्पस, अगर आप रिलेटेड पर्सन से, ऐसे ही आपकी वाइफ रहती है या आपका बेटा बाहर रहता है या कोई भी बाहर रहता है, उससे अगर आप कोई सर्विस लेते हो फॉर पर्सनल पर्पस, कंसिडरेशन नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको वो नहीं माना जाएगा, जीएसटी नहीं लगेगा ऐसे ट्रांजेक्शन पे। और क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर? इंपोर्ट की बात हो जाती है, फिर बात करते हैं शेड्यूल 1 की ट्रांजेक्शन। चलो शेड्यूल 1 पे तो वहीं पे देख लेंगे। शेड्यूल 1 की जो ट्रांजेक्शन है उसको भी हम, मतलब शेड्यूल 1 की बात क्या होती है कि सारे सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन होगा तो उसको जीएसटी लेके चलेंगे। अभी तक तो हमने 2 एंट्री तो वैसे भी देख ली। पहली एंट्री जहाँ पे आईटीसी ले रखा हो और सप्लाई कर दिया आपने फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को भी, बिजनेस एसेट को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन एक चीज़ याद रखना, शेड्यूल 1 हमेशा इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस, क्योंकि पहला एंट्री बात करता है बिजनेस एसेट को ट्रांसफर करने की। दूसरी एंट्री क्या बात करता था? चलो दूसरी एंट्री वहीं पर देख लेंगे, हालांकि अभी मेरे को याद तो है। दूसरी एंट्री बात क्या करता था, मैं बोल देता हूँ, कई बार याद नहीं था। दूसरी एंट्री थी जब आप रिलेटेड पर्सन या डीम डिस्टिंक्ट पर्सन का ट्रांजेक्शन हो रहा होता है, तो वो सब वहाँ देख लेंगे वो दोबारा से। पहले एक और एंट्री छूट रही है यहाँ पे, इसलिए करा दे रहा हूँ। ये डबल ए जो न्यूली इंसर्टेड एंट्री है, ये वाली डबल ए क्या है? सप्लाई बाय अ पर्सन टू इट्स मेंबर एंड वाइस वर्सा। यानी क्लब एसोसिएशन अपने मेंबर को कुछ भी दे रहा हो या फिर मेंबर क्लब एसोसिएशन को कुछ भी गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहा होगा, तो वहाँ पे जीएसटी लगा दिया जाएगा। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी होता है, जो बोलता है कि दोनों एक ही तो हैं,
इन दोनों में कोई अंतर थोड़ा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे जजमेंट और केस लॉज थे जिसको दरकिनार कर दिया गया। और यहाँ पे बोल माना जाएगा बोथ सेल बी डिस्टिंक्ट, द मेंबर एंड द क्लब सेल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन, अलग अलग माना जाएगा, सेपरेट पर्सन माना जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको लिखवा भी रखा था, मेंबर्स एंड क्लब्स आर डिस्टिंक्ट पर्सन। आपको दिख भी रहा है कि नहीं, मैं ही खड़ा हूँ क्या बीच में? तो रिगार्डिंग ठीक है। और क्या बच रहा है इसके अंदर? अभी इसके आगे के एंट्री हमने नहीं पढ़े हैं लगभग। आज हमने शेड्यूल 1 अगर खत्म कर देते हैं तो पहला एंट्री खत्म हो जाएगा, सब सेक्शन 1 खत्म हो जाएगा, 1A 2 बाद में हम पढ़ें। तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के बदले होना चाहिए, हमने ये सब करा ही दिया आपको। गुड्स या सर्विस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए और बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए, जनरली हम यही मान के चलते हैं। फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल दे रखा है। कंसिडरेशन शुड बी इन ए नेक्सस ऑफ सप्लाई, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कंसिडरेशन सप्लाई के बदले में होना चाहिए, यानी फ्री में कोई रोड पे गाना गा रहा होता है, उसको अगर पैसा दे रहे हैं, हम उसको जिम्मेवार नहीं थे, अग्रीमेंट नहीं था, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए सप्लाई के बीच। देखो सप्लाई और रिसिपिएंट के बीच अग्रीड का मतलब ये भी होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब रिटन कॉन्ट्रैक्ट या फिर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड मतलब आप दुकान पर खरीदने जाते हो तो आप जो सामान खरीद के लाते हो वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखवा के नहीं लेते, मैं आपसे ये सामान खरीदने का वादा करता हूँ। फिर कंसिडरेशन का हमने देखा था, कंसिडरेशन क्या है? पेमेंट इन मनी और अदरवाइज, और दूसरा हो सकता है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एक्ट और फॉरबियरेंस देयर ऑफ, कुछ करने के पैसे या कुछ ना करने के बदले। यानी गुड्स या सर्विस आपने दे दी, सर्विस अगर गुड्स दे रहे हो तो मनी और अदरवाइज का मतलब इन काइंड हो गया। और फिर दूसरा डेफिनेशन ये भी है कि, और ये सारे इंक्लूडिव डेफिनेशन है, कंसिडरेशन इंक्लूड्स। और फिर मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एक्ट और फॉरबियरेंस, कुछ करने के पैसे या कुछ ना करने के लिए भी पैसे अगर दिए जाते हैं। हमने एक शेड्यूल 3 में एंट्री भी देखा था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक एंट्री आ रही थी इस तरीके की। हालांकि शेड्यूल 1 में ज़्यादा बेहतर से हमें समझ में आएगा, शेड्यूल 2 में। और कंसिडरेशन कौन पे करेगा? तो रिसिपिएंट का पे करना जरूरी नहीं है, कोई भी बंदा पे कर सकता है, ये हमने अभी भी देखा था। और डिपॉजिट को कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। डिपॉजिट अगर आपने करा, जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह आप दे देते हो, एडवांस जमा करके रख देते हो कहीं पे, एडवांस नहीं, देखो एडवांस अलग चीज़ है, ये अलग है। एडवांस के ऊपर जीएसटी लगता है, आपको मैंने बताया है। एडवांस अगर सर्विसेज के रिलेशन में हो तो जीएसटी लगता है, गुड्स के रिलेशन में हो तो जीएसटी नहीं लगता। और डिपॉजिट टू बी कंसिडर्ड, डिपॉजिट को कब जीएसटी लगाया जाएगा? जीएसटी को सप्लाई कब माना जाएगा? जब वो डिपॉजिट, कंसिडरेशन कब माना जाएगा? बेसिकली डिपॉजिट अगर एक्चुअली में यूज कर दिया जाता है अगेंस्ट एनी सप्लाई, अप्लाई कर दिया जाता है, इफ इट इज अप्लाइड अगेंस्ट अ सप्लाई। जैसे आपने घर छोड़ के गए, आपने रेंट का दे रखा था, 1 महीने का एडवांस दे रखा है आपने, है ना, सिक्योरिटी 1 महीने का वो पैसा लेके रख लेते हैं। अगर आप जब छोड़ के जाओगे तब वो आपको या तो मिल जाएगा, तो सप्लाई की कोई बात नहीं होती, कंसिडरेशन की कोई बात नहीं होती। लेकिन अगर आप कुछ तोड़ फोड़ दिए तो क्या करता है वो? आपका पैसा एडजस्ट कर लेता है, वो आपको वापस नहीं करता है। तो वहाँ पे वो एक्चुअल में अप्लाई हो गया, जब अप्लाई होगा तब वो कंसिडरेशन माना जाएगा और सप्लाई माना जाएगा, फिर जीएसटी भी लगेगा। लेकिन जब आपने जमा करा दिया था एक्चुअल में सिक्योरिटी डिपॉजिट, तब वो जीएसटी नहीं लगने लायक था, मतलब वो कंसिडरेशन ही नहीं था। उसके अलावा और भी कई सारे केसेस हो सकते हैं एडजस्ट करने के, कि आपने लास्ट महीने का पैसा ही नहीं दिया, बोला कि भैया सिक्योरिटी से एडजस्ट कर लेना, ऐसी चीज़ें हो सकती है। फिर डोनेशन रिसीव बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, डोनेशन अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रिसीव करता है तो वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि डोनेशन फिलैंथ्रोपिक नेचर का होना चाहिए। आपका उसमें खुद का कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए कि मेरे को इससे कुछ फ़ायदा हो जाए। अगर आपने ब्रांड नेम वगैरह लिखवा दिया और उसके अंदर अपनी बिजनेस प्रमोशन कर ली, तो फिर वो माना जाएगा कि सप्लाई ऑफ सर्विस बाय रिलीजियस ट्रस्ट टू द डोनर, ऐसा माना जाएगा, क्योंकि वो प्रमोशन कर रहा है और आप डोनेशन नहीं दे रहे हो, आप पैसे दे रहे हो, कंसिडरेशन दे रहे हो, ऐसा मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे है, नेम ऑफ द डोनर इज डिस्प्लेड इन द रिसिपिएंट इंस्टीट्यूशन प्रेमाइसेस नॉट एम्ड एट गिविंग पब्लिसिटी टू द डोनर, डोनर को पब्लिसिटी देने के लिए उसका नाम नहीं लिखा गया है, तो फिर वो सप्लाई नहीं माना जाएगा और सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं होगा, कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। यानी डायरेक्ट आपने लिख दिया नीचे गुड विशेज फ्रॉम सो एंड सो, जिसने डोनर था उसका नाम लिख दिया तो वहाँ पे, लेकिन अगर आपने यहीं पे बिजनेस का नाम लिख दिया होता, कुछ ऐसा इंडिकेट किया होता है जिससे ये लगता है कि आप प्रमोशन कर रहे हो, तो फिर पकड़ के सप्लाई बना देते हैं।
यानी क्या क्या कंडीशन फुलफिल होना है, तो गुड्स या डोनेशन मेड टू ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को कर रखा है आपने। कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट या डोनेशन और फिलंथ्रोपिक नेचर होना चाहिए, यानी पर्पस जो है इट लीड्स टू नो कमर्शियल गेन, आप अपने बिजनेस के फायदे के लिए नहीं कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट नहीं होना चाहिए, वो उसका नेचर एडवर्टीजमेंट का नहीं होना चाहिए। अगर एडवर्टीजमेंट का नेचर होगा तो ये माना जाएगा कि रिलीजियस ट्रस्ट जो है वो एडवर्टीजमेंट की सर्विस दे रहा है, और आप जो कह रहे हो कि मैं डोनेशन दे रहा हूँ, डोनेशन नहीं है, वो एक्चुअल में कंसिडरेशन है। उसके बाद है आर्ट वर्क सेंट बाय आर्टिस्ट टू गैलरीज। जब आप गैलरीज को ट्रांसफर करते हो तो वो उस समय पे सप्लाई नहीं होता, क्योंकि सप्लाई तो होगा, वो गैलरी में आएगा, मैं आर्टिस्ट हूँ, गैलरी में आएगा कोई बंदा, उसको पसंद आया वो खरीदेगा, तब एक्चुअल में मेरा सप्लाई होगा उसके साथ। ये जो पहला वाला ट्रांजेक्शन है ये तो सप्लाई है ही नहीं, ये एक्चुअल में एक कमीशन हो सकता है कि मैं आपको रेंटल दूंगा कुछ ना कुछ, क्यों आप अपने गैलरी के अंदर मुझे जगह दे रहे हो अपना, मुझे अपना पेंटिंग रखने के लिए, तो उसके बदले में मैं पैसे दूंगा, वो एक अलग कंसिडरेशन है। पर मैं जो भेज रहा हूँ आपको पेंटिंग, वो सप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ वहाँ पे प्रदर्शनी के लिए लगा रहा हूँ। ऐसी बातें आ जाती हैं। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का मतलब हमने देख लिया था, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर कुछ भी हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है, वेजर हो सकता है जो हमने अभी नहीं, इसके अंदर नहीं दिख रहा मुझे, वोकेशन हो सकता है। वोकेशन का मतलब क्या था कि आपकी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, आप एक आर्टिस्ट हैं, मतलब फिल्म में एक्टर हैं, और आप क्या कर रहे हैं, तो पेंटिंग वगैरह बनाते हैं और पेंटिंग को बेचते हो। अब उसको बेच करके बेचा है आपने मान लो, तो क्या सप्लाई बनेगा, बिजनेस है, बिजनेस एक्टिविटी है, उसको बिजनेस माना जाएगा। हालांकि आपने उसके प्रोसीड्स को, जो आपने जो मिला बेच करके, वो आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को दे दो या कुछ भी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला ट्रांजेक्शन जो था आपका वो सप्लाई बन जाएगा, क्योंकि वो बिजनेस एक्टिविटी बन जाएगा। उसके बाद एडवेंचर क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें, घूमने फिरने वाली चीज़ें, जो आप गोवा जाते हो तो वहाँ पे जो भी सर्विसेज आप अवेल करते हो बेसिकली सब कुछ एडवेंचर है, लगभग लगभग सारी चीज़ें, स्कूबा डाइविंग हो गया, या फिर आप स्काई डाइविंग करते हो, या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें कर रहे हो, वो सारी एडवेंचरस एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा। और एडवेंचरस एक्टिविटी जो सप्लाई कर रहा है वो बिजनेस करता हुआ माना जाएगा, वो बिजनेस की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा। वेजर क्या है, वेजर है पुटिंग अ बेट, बेसिकली लॉटरी खरीद रहे हो आप, तो लॉटरी खरीदना क्या होता है, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग हमने देखा एक्सनेबल क्लेम के अंदर, वो जीएसटी गुड्स माना जाता है। और जब आपने लॉटरी खरीदा, लॉटरी आपने खरीदा, वो गुड्स बन गया, और वो बिजनेस माना जाएगा। और उसके बाद उस रेस क्लब की बात करूँ, चाहे कोई लॉटरी की जो संस्थान है जहाँ पर लॉटरी वगैरह के प्रोग्राम किए जाते हैं, तो वहाँ पे और भी बहुत लोग सर्विस दे रहे होते हैं उस लॉटरी क्लब को। कोई बंदा घोड़े दे रहा है, कोई ऑक्शनियर की सर्विसेज दे रहा है, या फिर कोई टोटलाइजेटर की सर्विस दे रहा है, यानी एक मशीन है, या फिर बुक मेकर वगैरह अपनी सर्विस दे रहा है। तो वहाँ पे सारी सर्विसेज बेसिकली, यहाँ पे नीचे एक और एक्टिविटी है ना, सेकंड लास्ट एक्टिविटी आ रहा है, एक्टिविटीज ऑफ रेस क्लब, उसकी सारी सर्विसेज बाय इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटलाइजेटर, लाइसेंस बुक मेकर, और एक्टिविटीज ऑफ ए लाइसेंस बुक मेकर, जितने भी आएंगे उस क्लब में, बेसिकली लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग से रिलेटेड जितने सर्विसेज हैं सबको जीएसटी के अंदर धकेल दिया जाएगा, सबके ऊपर, सबको बिजनेस माना जाएगा। लेकिन जब लॉटरी आप खरीद रहे होते हैं इन फर्स्ट इंस्टेंस, तो उसको गुड्स माना जाता है, बाकी सारी चीज़ें सर्विसेज, जो गुड्स नहीं है वो सारी सर्विसेज है ना, बात सीधी सी। उसके बाद है, अच्छा अब बिजनेस के लिए कंसिडरेशन का आना या मॉनेटरी बेनिफिट होना जरूरी नहीं है, अगर आप लॉस में भी बेच रहे हो तो भी उसको बिजनेस ही माना जाएगा, सब फॉर्म पार्ट ऑफ द बिजनेस। इंसिडेंटल एंसिलरी एक्टिविटी का मतलब हो गया कि आपका मेन बिजनेस उस चीज़ को डील करना नहीं, यानी आप पुरानी एसेट हो गई तो वो भी बेचते हो, कभी कभार साल में एक दो बार बेचते हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है। स्क्रैप हो गया, वो आप रखना तो है नहीं, बेसिकली आप उसको बेच रहे हो, तो यानी डिस्पोजल एक्टिविटी कह सकते हैं, यानी कम दाम पे बेचना, हटाना, वो बचते हैं। फिर हो जाता है वॉल्यूम और कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती, आप साल में एक बार बेच रहे हो या फिर 10 बार बेच रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप नॉर्मल आदमी, एक इंडिविजुअल अगर पर्सनल मोबाइल फोन बेच देता है, ज्वेलरी बेच देता है, क्या उसको भी सप्लाई माना जाएगा, बिजनेस माना जाएगा? तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप पर्पजिव डेफिनेशन देखना चाहते हो, लीगल एकदम डेफिनेशन में घुस जाओगे तब तो फिर वो भी सप्लाई बन जाएगा, क्योंकि बाहर तो रास्ता नहीं है। पर हमने देखा था नीचे लिखा हुआ था कि पर्पजिव डेफिनेशन आपको फॉलो करना है, कि लीगल इंटेंट क्या है गवर्नमेंट की। तो इंटेंट ये है कि जो सच में बिजनेस कर रहे हैं उनको टैक्स लगाना, सबको नहीं। उसके बाद है सप्लाई एक्विजिशन ऑफ गुड्स या कैपिटल गुड्स, कुछ भी हो तो, वेदर कमेंसमेंट से पहले या फिर क्लोजर के बाद। कमेंसमेंट से पहले हम क्या क्या चीज़ें खरीदते हैं, बिजनेस एस्टेब्लिश करने से पहले हम चीज़ें खरीद रहे होते हैं, क्या उसकी आईटीसी मिलती है? उसकी आईटीसी भी मिलती है। एक्चुअली बताऊँ, मैं बिजनेस शुरू करने से पहले अगर आप कुछ चीज़ें खरीद रहे हो तो उसकी भी आईटीसी मिलती है, हम आईटीसी के चैप्टर में पढ़ेंगे इसलिए। तो क्या वो, देखो बिजनेस एक्टिविटी की बात हो रही है, एक्टिविटी में तो खरीदना और बेचना सब कुछ है। आप ये मत सोचो कि बिजनेस का मतलब सेल करना,
खरीद भी रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, सब कुछ है। मैन्युफैक्चरिंग भी इसके डेफिनेशन का पार्ट है। और कहाँ था मैं, हाँ तो या फिर क्लोज हो गया बिजनेस, तो बिजनेस के जो असेट है आप क्लोजर के बाद बेच रहे हो, तो वो भी एक बिजनेस एक्टिविटी का ही पार्ट माना जाएगा जब तक आपका सारे असेट ना बिक जाएं। उसके बाद प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज बाय क्लब एसोसिएशन टू मेंबर्स, ये तो उसी एंट्री के साथ आपको पढ़ना है जो हमने डबल ए नया इंसर्ट किया गया है। उसके बाद है कि एडमिशन फॉर ए कंसिडरेशन, कोई भी आप ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जहाँ पे आप टिकट लेकर के किसी को एंट्री देते हो, यानी आपका अम्यूजमेंट पार्क हो सकता है, स्विमिंग पूल हो सकता है, इन सब चीज़ों में जहाँ पे आप टिकट देते हो, या सिनेमा हॉल थिएटर वगैरह ये सब भी हो सकते हैं। उसके बाद है सर्विसेज एज अ होल्डर ऑफ ऑफिस, आपका खुद तो एक प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो ही, आप किसी और कमेटी का वगैरह मेंबर बन गए और वहाँ से कुछ पैसे अगर आप आ रहे हैं तो वहाँ उसको भी आपका बिजनेस एक्टिविटी ही माना जाएगा। एक्टिविटीज ऑफ रेस क्लब इंक्लूडिंग, तो रेस क्लब वाली तो होगी, और यहाँ पे ये एक्टिविटी है गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी है, तो इनकी सर्विसेज भी जहाँ पे पब्लिक अथॉरिटीज़ की तरह इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट की लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बातें कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी होगा क्योंकि आप एस जी स्टेट पढ़ोगे वहाँ पे भी बिजनेस की डेफिनेशन दे रखी होगी, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट लिखा होगा। तो वहाँ पे जो भी पब्लिक अथॉरिटीज़ में इन्वॉल्व हैं सब के सब बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व माने जाएंगे। उसके बाद ये इंपोर्ट वाली एंट्री है, इंपोर्ट तो हमने वहीं पे कर दिया। और ये डीम्ड सप्लाई परमानेंट ट्रांसफर, आपने जिस पे असेट पे क्रेडिट ले रखी हो, आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखी हो और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई कर दिया, ये हम आ चुके हैं शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 क्या है, एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन आप सप्लाई कर रहे हो तो इसको भी जीएसटी सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी लगा दिया जाएगा। जीएसटी लगेगा कि नहीं वो अलग बात है, मतलब सप्लाई माना जाएगा। तो परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट हो सकता है जहाँ पे आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ली, सॉरी ले रखी हो आपने, खरीदते वक्त तो आईटीसी ले लिया और फ्री में किसी को दे दिया, तो गवर्नमेंट कहती है मेरा क्यों नुकसान करवा रहे हो भाई, तो चल इसके ऊपर भी जीएसटी पे कर दो आप। दूसरी बात हो रही थी रिलेटेड पर्सन और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन की। तो रिलेटेड पर्सन कौन सा हो गए थे, तो रिलेटेड पर्सन हमने यहाँ देख लिया था, ऑफिसर्स या डायरेक्टर्स ऑफ वन अदर्स कंपनी, एक दूसरे की कंपनी में डायरेक्टर हैं, उनको भी माना जाएगा। लीगली रिकॉग्नाइज पर्सन है, दो लोग मिल करके एक कोई लीगल पार्टनरशिप बनाते हैं यानी जॉइंट वेंचर वगैरह में आते हैं, तो उसको भी माना जाएगा कि ये दोनों आपस में रिलेटेड पर्सन है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय तो होते ही रिलेटेड है, किसी भी कंपनी में आप होल्ड करते हो मोर देन 25%, एक कंपनी में 25%, एक कंपनी में 36%, यानी 25% और मोर की बात हो रही है यहाँ पे, 25% से ज़्यादा की बात नहीं हो, 25% भी अगर आप होल्ड करते हो तो आप जिन दो कंपनी में होल्ड करते हो वो दोनों कंपनी आपस में रिलेटेड पर्सन बन जाएगा। कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द अदर, आप किसी को मतलब कंट्रोल करने का सीधा सीधा यहाँ पे मतलब हो जाएगा 51% से ज़्यादा का आपका स्टेक है। कंट्रोल्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोथ ऑफ द, दो कंपनियों में आप कंट्रोलिंग है, एक में 50% इसमें 50% का, दोनों आपस में रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि दो लोग मिल करके, मान लो टाटा और रिलायंस मिल करके कोई XYZ कंपनी है, दोनों में वही दोनों बस इसके वो हैं जिसने इन्वेस्ट कर रखा है, तो क्या वो टाटा और रिलायंस आपस में भी रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे। उसके बाद मेंबर्स ऑफ द फैमिली, मेंबर्स ऑफ फैमिली, तो फैमिली का हमने देख ही लिया था, मेंबर का मतलब क्या था वहाँ पे फैमिली का। और फिर सोल एजेंट और कंसेशनायर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर आप अकेले, तो आप भी बन जाओगे। डिस्टिंक्ट पर्सन की हमने परिभाषा देखी थी, डिस्टिंक्ट पर्सन किसको कहते हैं, तो आपको हर स्टेट में सेपरेटली रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर आपकी टर्नओवर एक बार टर्नओवर आपके अगर एक बार क्रॉस हो जाता है 10 लाख या 20 लाख के लिमिट को, 10 लाख इसके लिए मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, बाकी स्टेट्स में कितना है टर्नओवर का लिमिट 20 लाख। अगर आपकी टर्नओवर क्रॉस हो जाती है 10 लाख या 20 लाख को, तो आपको हर स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है। आप एक स्टेट के अंदर अगर आपके कई सारे प्लेस ऑफ बिजनेसेज हैं, एक स्टेट के अंदर आपने 3 रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, 4 रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, मतलब आपके अलग अलग यूनिट है, आपने आप चाहो तो आपके पास ऑप्शन होता है वहाँ पे कि आप सबके लिए अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हो या फिर एक ही रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, या तो सबके लिए एक रजिस्ट्रेशन ले लो या फिर सबके लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले लो, ये आपके पास ऑप्शन होता है। तो अगर आपने सबके लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले लिया तो हर रजिस्ट्रेशन आपस में एक दूसरे के लिए, मतलब ब्रांच ट्रांसफर जब भी होगा, स्टॉक ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरी जगह, या रॉ मटेरियल या कुछ भी ट्रांसफर अगर हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहाँ पे मान लिया जाएगा कि दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच ट्रांसफर होगा, तो शेड्यूल 1 के थ्रू सप्लाई मान लिया जाएगा। और आपको हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन तो लेना ही लेना है, जिस स्टेट से भी आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो।
हमारे एग्जाम्पल में था शायद बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली था। दिल्ली में हमने लक्ष्मी नगर और करोल बाग में 2 रजिस्ट्रेशन ले रखे थे, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो अगर सेम रजिस्ट्रेशन अगर होगा और आपस में ट्रांसफर कर, देखो सिंगल रजिस्ट्रेशन दिल्ली में अगर लक्ष्मी नगर और करोल बाग के लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन उन्होंने ले रखा है, पूरे स्टेट वाइज एक रजिस्ट्रेशन, और करोल बाग अगर दिल्ली को लक्ष्मी नगर को सप्लाई करता है, तो क्या वहाँ पे डीम डिस्टिंक्ट पर्सन का कॉन्सेप्ट लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि सिंगल रजिस्ट्रेशन ले रखा है। लेकिन उन्होंने अगर प्लेस ऑफ बिजनेस वाइज रजिस्ट्रेशन ले लिया होता, करोल बाग के लिए अलग, लक्ष्मी नगर के लिए अलग, तो उन दोनों के बीच जो स्टॉक ट्रांसफर होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको डीम डिस्टिंक्ट पर्सन मान करके टैक्स लगा दिया जाएगा। एक और चीज़ हो सकता है कि मेरी किसी स्टेट में टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, यानी शराब वराब बेच रहे हैं हम किसी दूसरे स्टेट के अंदर, तो क्या वो मेरा, वो भी डिस्टिंक्ट पर्सन है, वो भी डिस्टिंक्ट पर्सन है, उसको कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, बात एक ही है, मतलब कुछ भी अलग नहीं है। तो उसको भी जब आप सप्लाई करोगे तो भी आपको जीएसटी लगा दिया जाएगा, अगर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी सप्लाई करा तो ये बातें हमने यहाँ देख ली थी। यहाँ पर डीम डिस्टिंक्ट पर्सन का आ गया था लिकर शॉप की वजह से, और स्टॉक ट्रांसफर जो होगा डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच अगर स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है तो उसको सप्लाई मान लिया जाएगा, तो हमने आपको बता ही दिया। यहाँ देखो रजिस्ट्रेशन है एक लखनऊ में और दिल्ली में भेज रहा है, तो यहाँ पे डीम डिस्टिंक्ट पर्सन, डीम सप्लाई मान लिया जाता है। लेकिन अगर एक ही स्टेट के अंदर 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, कानपुर और लखनऊ के अंदर रजिस्ट्रेशन एक ही है, मतलब सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, सिंगल रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो क्या यहाँ पे भी डीम डिस्टिंक्ट वाला लगेगा? नहीं लगेगा। यहाँ पे सिंगल सप्लाई है और इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा अगर एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। इसी के बाद आता है हमने करा था बात कि बेसिकली डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन के बीच अगर ट्रांजेक्शन हो रहा हो तो वहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट तो हम सप्लाई मान लेते हैं। लेकिन जब इम्प्लॉई को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, हम गिफ्ट दे रहे होते हैं अप टू 50,000 इन द वैल्यू, तो उसको सप्लाई नहीं माना जाता है, अप टू 50,000 अगर वैल्यू दे रहे हो तो। अब गिफ्ट का मतलब क्या होता है? जो भी आपका C2C है उसके अलावे, मतलब एम्प्लॉय सर्विस देता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ट्रांजेक्शन कहाँ पे कवर्ड है भाई? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ट्रांजेक्शन कवर्ड है शेड्यूल 3 के अंदर। हमने कहाँ कराया था ये? आपको कहीं तो करवा रखा है मैंने, यहीं करवाया कि ऊपर करवाया? यहाँ दिख तो नहीं रहा है। कहाँ करवाया मैंने? कहीं तो मैंने लिखा था यार। अच्छा यहाँ है। अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस देता है, एम्प्लॉयर बदले में क्या देता है? रेम्यूनरेशन। और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है, क्या क्या मिलेगा आपको? तो रेम्यूनरेशन मिलेगा, यानी कैश मिलेगा आपको 50,000 रुपये मान लेते हैं अगर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का, और कुछ ना कुछ आपको परक्विजिट्स भी मिलेंगे। परक्विजिट्स में क्लब मेंबरशिप हो सकता है, जिम हो सकता है, या फिर हाउसिंग हो सकता है, या और भी कुछ हो सकता है, मतलब मैंने ये 3 लिए हैं। तो मान लो आपको 17,500 रुपये की सर्विस दी जा रही है, मतलब आपको फैसिलिटी परक्विजिट्स दिए जा रहे हैं और 50,000 कैश में दिया जा रहा है, टोटल 67,500 आपका पर मंथ सैलरी है। तो ये तो आपको दिए ही जा सकते हैं। इसके अलावा 50,000 तक का गिफ्ट भी साल में दिया जाता है, पूरे साल भर की बात कर रहा हूँ, अप टू 50,000। 50,000 से अगर 1 रुपये भी ज़्यादा हो गया तो पूरे अमाउंट को टैक्सेबल कर दें, यानी 51,000 अगर आपने गिफ्ट दे दिया तो पूरे 51,000 को टैक्सेबल कर देंगे, इस तरह की बात होती है। वैसे जनरली देखा जाए तो सप्लायर और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की ट्रांजेक्शन शेड्यूल 3 में होती है कवर्ड, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। जो पहले के सारे ये है ना, 50,000 प्लस ये जितने भी आपको 67,500 तक की अगर कॉस्ट टू कंपनी जितनी है, वो सारे ट्रांजेक्शन शेड्यूल 3 में कवर्ड होते हैं कि एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विस दी, उसके बदले कंसिडरेशन मिल रहा है, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, बेसिकली आउट ऑफ शेड्यूल 3 से बाहर हो जाता है वो सारे ट्रांजेक्शन। और क्या था? गिफ्ट किसको बोलते हैं? तो वॉलेंटरी नेचर का होना चाहिए और कभी कभार ओकेजनली मिलता हो, और इट कैन नॉट बी डिमांडेड इज ए मैटर ऑफ राइट। आप इस पर अधिकार नहीं है आपका कि आप जबरदस्ती मांगोगे मुझे गिफ्ट क्यों नहीं दिया, मुझे दे दो। गिफ्ट है, अपनी मर्जी होगी तो देंगे, नहीं मर्जी होगी नहीं देंगे। उसके बाद है परक्विजिट्स की बातें हैं। इफ सर्विसेज सच एज मेंबरशिप क्लब, हाँ तो सभी एम्प्लॉय को दी जा रही हो तो हम समझ सकते हैं कि ये कई बार तो नहीं भी लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। जैसे अब कई सारे कॉर्पोरेट्स हैं, वहाँ पे आप जाओगे तो डाइनिंग एरिया होता है, जिम भी होते हैं, योगा सेंटर होते हैं उसके अंदर, तो हर कोई यूज कर रहा होता है उसको, तो टू इफ इफ इट इज मेड अवेलेबल टू ऑल द एम्प्लॉयज, तो उसको मान लिया जाएगा कि पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है और उसके लिए उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ट्रांजेक्शन बेसिकली जीएसटी से बाहर होते हैं।
उसके बाद हम प्रिंसिपल एजेंट अभी तक नहीं पढ़े हैं, आज ही पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। चौथी एंट्री शेड्यूल 1 की क्या है? इसको पैरा बोलते हैं हम लोग, एंट्री भी बोल देता हूँ मैं, हालांकि पैरा, पैरा 4 क्या है? तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। अच्छा, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस तो मैं करके आया हूँ ना ऊपर से, दोबारा क्यों पढ़ना है इसको। और अभी हमने नीचे कुछ पढ़ा नहीं है। एक एंट्री और है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। एजेंट की डेफिनेशन नहीं दे रखी है आपके लिए, हालांकि एजेंट की डेफिनेशन है भी नहीं कुछ। एजेंट मतलब एजेंट, उसका नाम कुछ भी हो सकता है जो दूसरे के बिहाफ पे काम करता है। नाम क्या हो सकता है, आपने सुना होगा, जैसे अरहटिया, कमीशन एजेंट, डेल क्रेडर एजेंट, ये सारे आपने सुने हैं ना। अगर मैं जाऊं, मैं जरा सा सीबीआईसी की वेबसाइट खोल लेता हूं, आपके लिए एजेंट की डेफिनेशन नहीं दे रखी। हमने सप्लायर का डेफिनेशन देखा था, वहां पे देखो, आप जाके ऊपर वापस जाके देखना, ऊपर जाके सबसे पहले पेज पे जो डेफिनेशन लिखा हुआ है वहां जाओ, सप्लायर की डेफिनेशन दे रखी है, वहां पे लिखा हुआ है एजेंट भी सप्लायर माना जाएगा। एजेंट हु इज सप्लाइंग ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर इज ऑल्सो एजेंट। ठीक है, अब यहाँ देखो, एजेंट की डेफिनेशन यहाँ दे रखी है 2 क्लॉज 5 में। क्या मतलब दे रखा है? एजेंट मीन्स अ पर्सन इंक्लूडिंग अ फैक्टर, फैक्टर हो सकते हैं, ब्रोकर हो सकता है, और कमीशन एजेंट हो सकते हैं। फैक्टर वगैरह मतलब कुछ ज़्यादा रेलिवेंट चीज़ें नहीं है, जो अपना बेसिकली प्रिंसिपल का नाम डिस्क्लोज नहीं करता, अपने नाम पे ट्रांजेक्शन करते हैं ये लोग, तो वो फैक्टर हो जाते हैं। ब्रोकर हो गए, कमीशन एजेंट हो गया, जो कमीशन लेकर के करता है। डेल क्रेडर एजेंट भी एक कमीशन एजेंट ही है, पर वो डेल क्रेडर एजेंट की एक खास बात है, डेल क्रेडर एजेंट गारंटी देता है सप्लायर को। आपने पढ़ा होगा वैसे ना, मुझे लगता है सीए फाउंडेशन के अंदर कहीं पे डेल क्रेडर एजेंट का जिक्र है, अकाउंटिंग में। चैप्टर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट डेल क्रेडर, अब तो सब्जेक्ट भी चेंज हो गया, तो पता नहीं होगा कहीं ना कहीं, वैसे हटाया तो नहीं होगा। और फिर अरहतिया हो गया। अरहतिया भी 2 तरीके के होते हैं, कच्चा अरहतिया, पक्का अरहतिया। वो सब आपको रिलेवेंट इतना नहीं है, बल्कि आपको तो डेफिनेशन ही नहीं पढ़ा रखा है, मटेरियल में तो दे ही नहीं रखा है। तो डेल क्रेडिट एजेंट बेसिकली ये होते हैं कि वो लोग आपको गारंटी देते हैं कि हम आपको, सप्लायर जी आप सप्लाई करो, अगर पैसा वापस नहीं आया तो मैं खुद दूँ, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ कि पैसा आपको, एक तरीके से इंश्योरेंस दे देता है कि आपको पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो वो डेल क्रेडिट एजेंट थे, हालांकि इनके कमीशन थोड़े हाई होते हैं, क्योंकि गारंटी ले रहा है तो ऑब्वियसली कमीशन तो हाई। तो यही सब चीज़ें। ऑक्शनियर है, कोई ऑक्शन में आप, अगर आपने सामान बेचना है, किसी को कहते हो कि भैया तू मेरे यहाँ पे बेच दे सामान, ले जाओ बेच दो, है ना। ऑक्शन एजेंट को आप कह देते हो कि भैया बेच दो मेरे यहाँ पे, मर्केंटाइल एजेंट है, बाय वट एवर नेम कॉल्ड, यानी ये एक तरीके से इंक्लूसिव है। आप देख ही सकते हो, एजेंट मीन्स पर्सन इंक्लूडिंग, मतलब ये सारे हो सकते हैं, और भी कई सारे हो सकते हैं, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, बाय वट एवर नेम कॉल्ड, कुछ और भी आप नाम दे सकते हो। तो एजेंट का तो कैरेक्टर से पता चलता है कि वो एजेंट है। हु कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, जो दूसरे के बिहाफ पे करता है। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, किसी दूसरे के बिहाफ पे काम करता है। तो आप कहोगे इसमें कौन सी अजीब बात है भाई, एजेंट तो दूसरे के बिहाफ पे काम करता है। ठीक है, देखते हैं आगे अगला। अब यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप जो है, इसको मैं अलग से कराऊं या फिर,
शेड्यूल 3 में कौन से प्रिंसिपल और एजेंट की बात की जा रही है, हमें ये देखना है। शेड्यूल 3 नहीं, सॉरी, शेड्यूल 1 के अंदर कौन से ट्रांजेक्शन प्रिंसिपल एजेंट के बीच जो होंगे उसकी बात यहाँ की जा रही है। सारे ट्रांजेक्शन शेड्यूल 3 में कवर्ड नहीं। एजेंट आपको लिखना हो यहीं पे लिख लेना, यहाँ पे पेज के ऊपर। सप्लायर, प्रिंसिपल और एजेंट, बस यही लिखना है। सप्लायर, प्रिंसिपल, एजेंट। ओहो गलत 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 गलत, ये क्या लिख दिया मैंने। सप्लायर ही तो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल यानी वो बंदा जो गुड्स अपना बेचना चाह रहा है, और बेचेगा किसको, तो रेसिपिएंट को। आप ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ। और बीच में कौन है, एजेंट। बीच में कौन है, एजेंट। यहाँ पे कितने तरीके के सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस हो रहे हैं, देखो। पहला, दो तरीके के एजेंट होते हैं। यहाँ पे आप लिखो ना प्रिंसिपल, नहीं, एजेंट सेल तो कर देता है, एजेंट सेल्स ऑन हिज ओन इनवॉइस। अब बताओ, एजेंट अपने इनवॉइस पे बेच रहा है, अपना इनवॉइस है एजेंट का खुद का। एजेंट प्रिंसिपल का नाम यूज नहीं करता, प्रिंसिपल से लेता है और बेचता है आगे, लेकिन वो अपना इनवॉइस अपने नाम पे। एक तरीका तो ये भी हो सकता है ना कि मैं तो सिर्फ कमीशन खा रहा हूँ, भैया भैया तुम्हें सामान खरीदना है, प्रिंसिपल को बेचना है, इसको खरीदना है, तुम मिलवा दिया, बीच से हट गए। या फिर आपने बिकवा भी दिया, लेकिन आपने क्या किया, सेल्स इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल। सेल्स मतलब इनवॉइस कर दिया, बेसिकली इनवॉइसिंग जो करी आपने, अपना आपने जो इनवॉइस दिया ना उसको सेल करने के बाद, उस पर आपका नाम नहीं लिखा था, आपने प्रिंसिपल का ही इनवॉइस इशू कर दिया उसको। तो आप बीच में क्या बचे, सिर्फ एक दलाल, एजेंट बच गए। और ऐसा होता कि आप रिसिपिएंट के सामने खड़े हो गए, भैया हाँ तुम मुझसे बात करो, प्रिंसिपल कौन, उसको गया तेल लेने। ऐसा अगर ट्रांजेक्शन होता कि आप मुझे दो, पैसे भी मुझे दो, बिल मैं आपको देता हूँ, इनवॉइस मेरे नाम का होगा, और फिर जो पैसे आए वो मैं एजेंट को प्रिंसिपल को जाके पकड़ा दिया। ऐसा भी ट्रांजेक्शन हो सकता है। दोनों तरीके के हो सकते हैं। एक होता है कि हम लेके आए, हाँ भैया ये प्रिंसिपल, ये मिलो, मेरा काम खत्म, मतलब मैं बिकवा दूंगा और इनवॉइस भी प्रिंसिपल के नाम का इशू करा दूंगा, यानी मेरा इनवॉइस खुद का नहीं होगा। दूसरा हो सकता है इनवॉइस मेरा खुद का होगा। तो ऐसे दो ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। तो जहां पे ये फर्स्ट वाला है जो है ना, एजेंट सेल्स ऑन हिज ओन इनवॉइस, इसी को बोलते हैं कि सप्लाई ऑन द बिहाफ ऑफ, इसको क्या कहते हैं, सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। देखने से आपको लग रहा होगा कि नहीं, दूसरा वाला केस जो है ना वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहे हैं ना। प्रिंसिपल के बिहाफ का मतलब प्रिंसिपल की सारी जिम्मेवारी ले ली, भैया तुम मुझसे बात करो, प्रिंसिपल के बिहाफ पे मैं बेच रहा हूं, मेरा खुद का इनवॉइस होगा। जहां पे उसका खुद का इनवॉइस है, ऐसे केस को कहते हैं हम कि ऑन द बिहाफ ऑफ, सप्लाई ऑन द बिहाफ ऑफ एजेंट। और इसी की बात हमने सप्लायर की डेफिनेशन देखी थी। वहां क्या हो गया, सप्लायर का खुद का इनवॉइस है, मतलब एजेंट जो है, एजेंट खुद सप्लायर बन जाता है। प्रिंसिपल अलग है, एजेंट जो है, एजेंट जब बेच रहा है जिसको, एजेंट खुद सप्लायर बन जाता है। इसलिए हमने सप्लायर की डेफिनेशन देखी थी, वहां पे लिखा था कि दोज एजेंट हु इज सेलिंग ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, वहां सप्लायर इसी की बात कर रहा है। दूसरा वाला केस देखो तो सप्लाई इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल अगर बेच रहा है, प्रिंसिपल ये रहा और रिसिपिएंट ये रहा। मैं क्या करता हूँ, अपना बिल नहीं है मेरे पास, खुद की बिलिंग नहीं है, मैं पारदर्शी हूँ, बीच में ग्लास बन के खड़ा हूँ, बस ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट कर दे रहा हूँ,
मेरा खुद का कोई रोल नहीं है। तो ऐसे केसेज में सप्लाई ऑन बिहाफ बोलेंगे तो सप्लायर तो मैं बन ही नहीं सकता सप्लायर। मेरी अकाउंटिंग में सिर्फ कमीशन आएगा मेरे बुक्स के अंदर। एक्चुअल में प्रोसीड्स जो हैं वो डायरेक्ट इन दोनों के बीच हो रही है, मैं बीच में बस बिचौलिया हूँ जो खाता बही काम संभालता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ, हो जाते हैं। दोनों तरीके के एजेंट हो सकते हैं। अगर पहला वाला एजेंट है तो यहाँ पे कितने कॉन्ट्रैक्ट होंगे देखो। अगर सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल है, अगर पहला वाला और दूसरा वाला ये दो चीजें हैं मान लेते हैं, तो क्या यहाँ पे ट्रांजैक्शन किस किस तरीके के हो सकते हैं ये देखो। लिखना नहीं है आपको, लिखना नहीं। पहला हो सकता है जो मैं एजेंट की बात कर रहा हूं, ऑन बिहाफ, और नॉट ऑन बिहाफ। बिहाफ का मतलब हो गया खुद की इनवॉइस वो इशू कर रहा है, और नॉट ऑन बिहाफ का क्या मतलब हो गया, इनवॉइस ऑफ प्रिंसिपल। खुद की कोई औकात नहीं, प्रिंसिपल के इनवॉइस पे कर रहा है। तो जब खुद की इनवॉइस पे आप करोगे ना तो आपके पास पहली बात तो आप प्रिंसिपल से, ऐसा ट्रांजैक्शन है ना कि आप बीच में दीवार बन के खड़े हो गए। प्रिंसिपल से आप ले रहे हो और फिर आगे बेच रहे हो अपने नाम पे, और प्रिंसिपल आपको अगर फ्री में दे रहा है, यही तो है यहाँ पे। तो यानी एक तो सप्लाई हो जाएगा प्रिंसिपल टू एजेंट, दूसरा हो जाएगा एजेंट टू रिसिपिएंट। पहला आप खरीदो फिर आप आगे बेच रहे हो, ये बात। तीसरा क्या है, और क्या ट्रांजैक्शन हो सकता है इसके अंदर, ये तो आप ले रहे हो और आगे बेच दे रहे हो। फिर चूंकि आप देखो प्राइस सेम पे बेचते हैं, मतलब अब इसको कमीशन भी तो लेना है। मान लो एक डेल क्रेडर एजेंट हूं मैं बीच में, मेरा नेचर क्या है कि मैं अपने इनवॉइस खुद अपने इनवॉइस के बेसिस पे बेचता हूँ सामने वाले को। तो बेच तो मैंने दिया, चलो फैसिलिटी मैं अपने बिहाफ पे तो बेच रहा हूँ, मैं प्रिंसिपल के बिहाफ पे तो बेच रहा हूँ, लेकिन प्रिंसिपल से कमीशन भी तो लेना है मुझे। तो एक इनवॉइस और करूंगा मैं, किस चीज के लिए पता है, एजेंट कमीशन। और नॉट ऑन बिहाफ है, ये क्या लिख दिया मैंने, BELF। ठीक है, अगर ये वाला केस है तो यहाँ पे क्या क्या सप्लाई होंगे, क्या प्रिंसिपल टू एजेंट यहाँ पे भी होगा ना, यहाँ तो एक ही है भैया, प्रिंसिपल टू रेसिपिएंट। क्योंकि बीच में आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, आपका खुद का इनवॉइस ही नहीं है, आपका कोई काम नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ प्रिंसिपल टू रिसिपिएंट हो गया, एजेंट वाला काम बीच में खत्म। हाँ लेकिन आप एजेंट तो हो, एक्चुअल में आप एजेंट तो हो, कमीशन तो लोगे ही। तो यहाँ पे एजेंट कमीशन का इनवॉइस फिर भी बनेगा। यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन हो रहे थे, यहाँ पे 3 ट्रांजेक्शन हो रहे। तो ये ही बेसिकली चीज है। एजेंट का आपने मतलब समझ लिया। और एजेंट क्या हो सकता है, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल कब माना जाएगा, शेड्यूल 1 के अंदर जो एंट्री नंबर 3 है, अगर प्रिंसिपल ने, पहली वाली देखो ऑन बिहाफ ऑफ, ये वाली बात कर रहा हूं मैं, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल आप सप्लाई कर रहे हो, यानी कि आप प्रिंसिपल से ले रहे हो और प्रिंसिपल आप अपने नाम पे इन्वॉइसिंग करके सामने वाले को बेच रहे हो। ऐसे केसेज में अगर प्रिंसिपल ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया सामान बेचने के लिए, तो ये माना जाएगा कि ये जो सप्लाई हुई, दिखी तो नहीं है पर ये सप्लाई मानी जाएगी, इस ट्रांजेक्शन को सप्लाई माना जाएगा अगर फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स देता है प्रिंसिपल एजेंट को। कैसे केसेज में, जहां पे एजेंट इज मेकिंग सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो यही ट्रांजेक्शन का खेल था कि इन दोनों के बीच जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ये सप्लाई माना जाएगा। लेकिन अगर मैं दूसरे केस की बात करूं जो नॉट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल माना जाएगा, यहाँ पे
ये प्रिंसिपल डायरेक्ट रिसिपिएंट को बेच रहा है, एजेंट बीच में बस कमीशन खाता है, मिलवा देता है और बिक्री करवा देता है, बट वो अपने नाम पे इनवॉइस इशू नहीं कराता है। तो इस केस में क्या होगा कि प्रिंसिपल ने मुझे दिया, मैंने बेचा, अब फ्री ऑफ कॉस्ट अगर दिया होगा तो वो जनरल प्रोविजंस के हिसाब से चलेंगे भैया, वो शेड्यूल 1 में अगर नहीं आएगा, शेड्यूल 1 में नहीं फॉल करेगा। हाँ, लेकिन अगर सोल एजेंट है, सोल कंसेशनायर है, तो फिर वो रिलेटेड पर्सन के डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा, उस वजह से शेड्यूल 1 का पार्ट बन सकता है, बट यहाँ नहीं आएगा, पैरा 3 में नहीं आएगा। तो जनरली जब हम एजेंट की बात करते हैं तो हम इस एजेंट की बात कर रहे हैं जो विच सप्लाइंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, यानी हु इज इशूइंग हिज ओन इनवॉइस। उस एजेंट को जब प्रिंसिपल फ्री ऑफ कॉस्ट देगा तो उसको शेड्यूल 1 पैरा 3 एंट्री नंबर 3 के अंतर्गत सप्लाई मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे थे प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशन है, whether the invoice for further supply of goods on the behalf of principal, ये आपको अंडरलाइन कर लेना थोड़ा सा, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल होना चाहिए। तो बिहाफ का मतलब क्या था कि खुद का इशू करेगा इनवॉइस। ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल का क्या मतलब है, तो देखो, वेयर द इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई इज बीइंग इशूड बाय एजेंट इन हिज ओन नेम, अपने नाम में कर रहा हूँ, इन हिज नेम, तो देन एनी प्रोविजन ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रिंसिपल टू द एजेंट विल फॉल अंडर पैरा 3। पैरा 3 में तभी फॉल करेगा जब प्रिंसिपल एजेंट को बेच रहा है और एजेंट अपने नाम की इनवॉइस आगे दे रहा है, तो वहां पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा होगा। लेकिन ये तो मैंने सेल की बात कर दी, हो सकता है बाइंग एजेंट भी तो होते हैं लोग, कि मैं बाई करता हूँ किसी से, अपने नाम पे बाई किया और फिर एजेंट को दे रहा हूँ और सब प्रिंसिपल को दे रहा हूँ, तो मैं अपने नाम पे बाई किया और फिर प्रिंसिपल को दे रहा हूँ। सिमिलर केस मैं डायरेक्ट, एक तो हो सकता है क्या कि मैं बीच में हट जाता हूँ, मैं खरीद खोजा कि बायर, अच्छे अच्छे बायर कहाँ पे हैं, वो सॉरी सेलर कहाँ पे हैं, जो हम माल खरीदना है मान लो प्रिंसिपल को, तो मैं अच्छे सामान खरीदा कहाँ मिलता है वो ढूंढ करके मिला दिया प्रिंसिपल से, तो वो क्या कर रहा है, प्रिंसिपल को डायरेक्टली बिल कर दे रहा है। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा है कि मैं बीच में आ गया, तुम मुझे बिल करो, मैं प्रिंसिपल को आगे सप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे जो आप रिसीव करके और प्रिंसिपल को दे रहे हो, प्रिंसिपल को अगर आप फ्री में दे रहे हो, एजेंट अगर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर कर रहा है प्रिंसिपल को, तो ऐसा माना जाएगा कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं था, बेसिकली एजेंट ने सप्लाई करा है और उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। However, where the invoice is issued in the name of agent to the customer in the name of principal, अगर दूसरा वाला केस आ जाता है जहाँ पे एजेंट डायरेक्टली, प्रिंसिपल डायरेक्टली सप्लाई कर रहा है, सेल कर रहा है, इनवॉइस इज इशूड बाय एजेंट, इनवॉइस इशू तो करा एजेंट ने, इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के नाम पे बिलिंग हो रही है, तो फिर वो शेड्यूल 3 का नॉट फॉल विद इन द पार्ट ऑफ एम्बिट ऑफ पार्ट 3 ऑफ, यानी शेड्यूल 1 में नहीं आएगा। यानी इनवॉइस इशू करना जरूरी है एजेंट को, एजेंट खुद का इनवॉइस इशू कर रहा हो, ये ध्यान रखना जरूरी है। फिर वो प्रोक्योरमेंट की बात होगी, गुड्स प्रोक्योर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द आर इनवॉइस इन द नेम ऑफ एजेंट। प्रोक्योरमेंट में कब माना जाएगा, शेड्यूल 1 फॉलो हो रहा है जबकि वो ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल इनवॉइस इशू हो रहा हो, यानी इनवॉइस इन द नेम ऑफ एजेंट। जब आप खरीदेंगे, गुड्स आर प्रोक्योर्ड मतलब खरीदा जा रहा है बाय एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल आर इनवॉइस्ड इन द नेम ऑफ द एजेंट, मतलब जिससे मैं खरीद रहा हूँ वो मेरे नाम पे, एजेंट के नाम पे बिलिंग करेगा, फिर एजेंट आगे प्रिंसिपल को अपना बिलिंग करेगा। तो ऐसे केसेज में जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी अगर ट्रांजेक्शन हो रहा हो तो भी हम सप्लाई मानेंगे, एजेंट प्रिंसिपल टू एजेंट या फिर एजेंट टू प्रिंसिपल। अब कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। अनमोल अपॉइंट्स भोलू टू प्रोक्योर सर्टेन गुड्स फ्रॉम द मार्केट, कुछ गुड्स खरीदने हैं, भोलू आइडेंटिफाइज वेरियस सप्लायर हु कैन प्रोवाइड। अच्छा, ये बाइंग एजेंट की बात हो रही है ना, टू प्रोक्योर यानी खरीदने के लिए कर रहा है, हु कैन प्रोवाइड द गुड्स एज डिजायर्ड बाय अनमोल एंड आस्क द टू सेंड द गुड्स एंड टू इशू द इनवॉइस डायरेक्टली। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इनवॉइस कौन इशू कर रहा है ये डिपेंड करता है। इनवॉइस डायरेक्टली टू अनमोल यानी प्रिंसिपल, अनमोल कौन है भाई, प्रिंसिपल हो गया ये, तो ये प्रिंसिपल को इनवॉइस डायरेक्टली करेगा, यानी बीच में एजेंट नहीं आया, तो ये माना जाएगा कि नॉट ऑन द बिहाफ ऑफ एजेंट, नॉट ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो ये सप्लाई में क्या बनेगा,
शेड्यूल 3, जो शेड्यूल 1 पैरा 3 है, ये एप्लीकेबल होगा क्या यहाँ पे? अगर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांजैक्शन हो रहा है तो यहाँ पे शेड्यूल 1 लगेगा? नहीं लगेगा। भोलू इज ओनली एक्टिंग एज ए प्रोक्योरमेंट एजेंट एंड हैज नो इन्वॉल्व हिमसेल्फ, खुद को इन्वॉल्व किया ही नहीं उसने। हेंस इन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन भोलू इज नॉट एन एजेंट, एजेंट ही नहीं माना जाएगा उसको। मतलब इस पैरा के लिए, पैरा 3 जो है ऑफ शेड्यूल 1, उस पर्पस के लिए एजेंट नहीं माना जाएगा। यानी उसने गुड्स रिसीव करा, एजेंट नहीं रिसीव करा, लेकिन इनवॉइस किसके नाम पे था? प्रिंसिपल के नाम पे, और जा करके दे दिया प्रिंसिपल को। तो ये जो फ्री में दिया तो ये माना जाएगा कि कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई भैया, सीधा ट्रांजैक्शन यहाँ पे हुई है। उसके बाद दूसरा है मनी मामी बैंक। मनी बैंक बैंकिंग कंपनी है, उसने अपॉइंट किया मानदार ऑक्शनियर को, ऑक्शन कर दो मेरा सामान। भैया मैंने कुछ सामान, किसी का होता है ना, बैंक वाले तो ज़्यादातर लोन वोन देते हैं गिरवी कुछ रख करके, और वो नहीं मिला तो गिरवी वाला सामान तो बैंक के पास रह जाता, तो बैंक उसको बेच देती है। बैंक ने ऑक्शनियर को बिठा दिया कि भैया तुम बेच दो मेरा सामान। अरेंजेज ऑक्शनियर क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है पोटेंशियल बिडर को, द हाईएस्ट बिड एक्सेप्टेड को बेच देता है। द इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ द गुड्स इज इशूड बाय मनी बैंक टू द सक्सेसफुल बिडर। अब मनी बैंक, बीच में जो एजेंट है ऑक्शनियर है, प्रिंसिपल कोई और बैठा है, बैंक है पीछे। द इनवॉइस इज इशूड बाय मनी बैंक टू द सक्सेसफुल। ओहो हो, मनी बैंक एजेंट को नहीं बिड इशू करता इनवॉइस, वो डायरेक्टली इशू करता है किसको? तो सक्सेसफुल बिडर को। तो बीच में एजेंट का क्या काम बचा? कोई काम नहीं। ये भी पैरा 1 में, शेड्यूल 1 पैरा 3 का पार्ट नहीं बनेगा, इसको भी एजेंट नहीं माना जाएगा। यहाँ पे भी क्या लिखा है? इवन इन द सिनेरियो ईमानदार इज नॉट एन एजेंट, वो भी एजेंट नहीं है फॉर सप्लाई इन टर्म्स ऑफ पैरा 3। उसके बाद है गौतम एंड आर्टिस्ट अपॉइंट्स गंभीर। गौतम ने गंभीर को अपॉइंट किया है टू ऑक्शन द पेंटिंग, ठीक है। उसके बाद है द इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ पेंटिंग इज इशूड बाय गंभीर। हाँ, ये क्या है? इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ द पेंटिंग इज इशूड बाय गंभीर। इनवॉइस कौन करता है? ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल बट इन हिज ओन नेम। इनवॉइस अपने नाम पे इशू करता है, यानी गंभीर जो एजेंट बचा, प्रिंसिपल कौन है? गौतम। उसने सक्सेसफुल बिडर को अपने नाम का इनवॉइस इशू कर रहा है एजेंट ने, तो वो क्या माना जाएगा? कि ये शेड्यूल 1 का ट्रांजैक्शन है। यानी जो प्रिंसिपल से एजेंट को मिला होगा पेंटिंग, यहाँ पे जीएसटी लग जाएगा, क्योंकि एजेंट अपने नाम की इनवॉइसिंग आगे कर रहा है। तो यहाँ पे दिस सिनेरियो इज कवर्ड अंडर शेड्यूल 1 और इसको एजेंट मान लिया जाएगा। उसके बाद है अ क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट और अ कमीशन एजेंट टेक्स पोजेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द प्रिंसिपल, ठीक है, एंड इशूज द इनवॉइस इन हिज ओन नेम, अपने नाम पे इनवॉइस इशू करता है। इन सच केसेस द क्लियरिंग फॉरवर्ड एजेंट इज एन एजेंट, ठीक है। यहाँ पे भी तो नॉर्मल सी बात लिख दी कि उसको भी एजेंट माना जाएगा। यही भी सेम ही ट्रांजेक्शन है। रवि सेल्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय यूटिलाइजिंग द सर्विस ऑफ कवि। रवि कवि की सर्विस ले रहा है, यानी कवि कवि हो गया एजेंट, कमीशन एजेंट एज पर एपीएमसी, ठीक है। एज पर एपीएमसी द कमीशन एजेंट इज एन एजेंट हु बाइज और सेल्स द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल एंड रिसीव्स रेम्यूनरेशन, ठीक है। कुछ परसेंटेज जो इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे इन्वॉइसिंग की बात नहीं करी है, कौन इशू इन्वॉइस कर रहा है इसकी बात अभी नहीं करी गई है, ठीक है। देखते हैं, अरे ये क्या हो गया? इन केस वेयर द इनवॉइस इज इशूड, तो यहाँ पे यही बात होगी, इनवॉइस इशूड अगर कवि कर रहा है, यानी कवि कौन है? एजेंट। अगर वो कर रहा है तो फिर फॉर्मर इज एन एजेंट कवर्ड अंडर पैड। हाउएवर केसेस वेयर इनवॉइस इज इशूड डायरेक्टली बाय रवि टू द बायर, अगर रवि खुद इनवॉइस इशू कर रहा है, यानी जो प्रिंसिपल था वो खुद इनवॉइस कर रहा है, तो तुम बीच में क्या कर रहे हो? तुम्हें एजेंट नहीं मानेंगे। ये बातें वहां पे लिखी हुई हैं। अब एक और बात करते हैं डेल क्रेडिटर एजेंट। डेल क्रेडिटर एजेंट का मैंने क्या बताया था आपको कि वो कई गारंटी ले लेता है कि मैं
अगर रेसिपिएंट ने पैसे नहीं दिए तो मैं दूंगा, कंसिडरेशन पे करने की जिम्मेवारी लेता है, एक तरीके से इंश्योर कर देता है प्रिंसिपल को कि अगर वो पैसे नहीं देगा तो मैं दूंगा। इसका परसेंटेज भी थोड़ा हाई होता है, कमीशन का परसेंटेज, क्योंकि वो गारंटी ले रहा है भाई पेमेंट की। एक काम और करता है ये डीसीए। डीसीए क्या करता है, ये रहा प्रिंसिपल, डीसीए और रेसिपिएंट। जब ये रिसिपिएंट इसको पे करने के लायक नहीं बचता है, देखो पेमेंट कौन कर रहा है उससे मतलब नहीं है मुझे, बात है कि इनवॉइस कौन इशू कर रहा है, इनवॉइसिंग इज द मेन थिंग। अब ये डीसीए जो है, रिसिपिएंट अगर पैसा पे नहीं कर पाता है तो ये क्या करता है, लोन दे देता है रिसिपिएंट को कि तुम मुझसे पैसे ले लो लेकिन भैया उसका पेमेंट मत रोकना, उसको पेमेंट जाना चाहिए, पेमेंट जाना चाहिए। या फिर डीसीए ने गारंटी लिया तो कई बार खुद भी पेमेंट कर देता है कि वो पेमेंट नहीं कर रहा तो क्या हो गया, मैं करता हूँ। लेकिन अब बताओ छोड़ देगा क्या रिसिपिएंट को, तुमको हम लोन दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं क्या, ब्याज तो लेंगे। वो जो ब्याज है वो भी तो एक सप्लाई है, क्या एक और सप्लाई बन रहा है यहाँ पे। मैं किसी को फ्री में लोन थोड़े दे रहा हूँ, पैसा लूंगा उसका ब्याज, तो क्या वो ब्याज जो है ये भी एक ट्रांजेक्शन है, बिल्कुल है, सप्लाई ऑफ सर्विस है बेसिकली है। हमने एग्जाम्पल देखा भी था, जो लोन की सर्विसेज हैं बेसिकली वो मनी तो गुड्स या सर्विस नहीं होते, पर यूज ऑफ मनी, ये यूज ऑफ मनी है, लोन दे रहे हैं हम किसी को, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा। अब ऐसे केसेज में दो चीजें सवाल आ रही है कि क्या वो लोन सप्लाई माना जाएगा। अगर माना जाएगा तो फिर यहां एक चौथा ट्रांजेक्शन और होगा, उसका नाम क्या होगा, तो एजेंट टू रिसिपिएंट लोन का इंटरेस्ट, एक और ट्रांजेक्शन। और ये दोनों केस में हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, एजेंट टू रिसिपिएंट। अब यहां पे एक डिस्प्यूट अराइज होता है, यहां पे एक क्लैरिफिकेशन आई गवर्नमेंट की। क्लैरिफिकेशन क्या है, यहीं से देख लेते हैं, क्लैरिफिकेशन पढ़ ही लेते हैं। whether a DCA falls under the ambit of agent under para 3 of schedule 1। तो भैया ये तो वाहियात क्वेश्चन है, फिर तब कर जाएगा अगर कर जाएगा, अगर वो डीसीए अपने बिहाफ पे इनवॉइस, खुद का इनवॉइस इशू करता है और सप्लाई करता है उन प्रिंसिपल के बिहाफ पे, मतलब प्रिंसिपल के बिहाफ पे इशू करने का मतलब हो गया, प्रिंसिपल के बिहाफ पे सप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि अपना इनवॉइस खुद इशू कर रहा है। अगर वो खुद का इशू कर रहा है इनवॉइस तो वो एजेंट माना जाएगा। अगर इनवॉइस इशू नहीं कर रहा है खुद का, प्रिंसिपल का इनवॉइस डायरेक्टली सप्लाई वो रिसिपेंट के पास जा रहा है, तो फिर वो एजेंट नहीं माना जाएगा। तो वही बात यहाँ लिख दी है कि इनवॉइस बाय सप्लायर टू द रिसिपेंट डज नॉट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ एजेंट, हाउएवर इनवॉइस बाय द डीसीए यानी डेल क्रेडिट एजेंट इन हिज ओन नेम, खुद के नाम पे कर रहा है तो एजेंट बन जाएगा, वुड फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ एजेंट। दूसरा क्या है, whether the short term transactions based on the loan extended by the DCA to the recipient, कई बार सॉफ्ट लोन जो देते हैं, for which interest is charged by DCA is to be included in the value of the goods being supplied by the principal, वो उस वैल्यू के अंदर इंक्लूड होगा। सप्लायर एजेंट कौन कौन था इन्वॉल्व, देखो सप्लायर एजेंट रिसिपिएंट, और ये बात हो रही है डीसीए इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेड्यूल 3 ट्रांजेक्शन, यानी वो एक ऐसा डीसीए है ये एजेंट जो कि इनवॉइस इशू नहीं करता है। सप्लायर अपना इनवॉइस इशू करता है, तो सप्लायर डायरेक्टली इशू करता है इनवॉइस, इसको एजेंट बीच में इनवॉइस इशू नहीं करता है। तो क्या ये वाली जो सर्विस है, जो
इस एजेंट ने रिसिपिएंट को लोन दिया था, वो इसका हिस्सा बनेगा, सप्लायर टू रिसिपिएंट, यही पूछा ना। वेदर द दिस ट्रांजेक्शन, मतलब लोन वाली ट्रांजेक्शन, फॉर विच इंटरेस्ट इज टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ गुड्स बीइंग सप्लाइड बाय द सप्लायर। नहीं भैया, ये एक अलग ट्रांजेक्शन है और ये वाली एक अलग ट्रांजेक्शन है। ये ट्रांजेक्शन एजेंट कर रहा है, ये ट्रांजेक्शन प्रिंसिपल कर रहा है। ये कौन है? सप्लायर, कौन? प्रिंसिपल। तो क्या ये इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे लोन वाली चीज को भी उसी के सप्लायर के ट्रांजेक्शन में? ना, नहीं होना चाहिए, लॉजिकल है। देखो एक चीज ध्यान रखना, लॉ है क्या? लॉ कुछ नहीं है। लॉ जो आप सोच रहे हो वही चीज है, बस उसको इसलिए डाल दिया गया क्योंकि आप फिर लूपहोल्स बहुत निकालने लग जाओगे ना, तो इसलिए कानून लिख लिख के पागल कर दिया है, हालांकि है कुछ भी अलग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सच ए सिनेरियो फॉलोइंग एक्टिविटीज आर टेकिंग प्लेस। क्या क्या हो रहा है? तो सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लायर टू रिसिपिएंट, पहला चीज यहाँ से यहाँ जा रहा है, ट्रांजेक्शन नंबर 1। सप्लाई ऑफ एजेंसी सर्विसेज फ्रॉम डीसीए टू द सप्लायर, यानी एजेंट डीसीए को एक सप्लाई दे रहा है, एजेंसी सर्विस, जो मैंने ऊपर लिखे थे ट्रांजेक्शन। तीसरा क्या हो रहा है? सप्लाई ऑफ एक्सटेंशन ऑफ लोन सर्विसेज, ये वाला ट्रांजेक्शन। तो ये एक तीसरा ट्रांजेक्शन बन गया, 3 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं एक साथ। यहाँ एजेंट और सप्लायर के बीच जो नॉर्मल वाला था पहला केस, जहाँ पे एजेंट खुद की इनवॉइस इशू करता, तो वहाँ पे 4 ट्रांजेक्शन होते थे। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ जा रहा है ना, ये यहाँ नहीं जाता था, ये ऐसे जाता था, ऐसे ऐसे ऐसे। चलो बाद में उसको देखते हैं, उस केस को। तो इट इज क्लेरिफाइड दैट इन दिस केस द डीसीए इज नॉट एन एजेंट, डीसीए एजेंट नहीं है। आप ध्यान से एग्जाम में भी कभी पूछते तो आप सोचते हैं इस बात को कि डीसीए अगर एजेंट नहीं है, वो अपनी जो सर्विस दे रहा है, यानी वो लोन दे रहा है और लोन के बदले में ब्याज कमा रहा है, वो प्रिंसिपल के सप्लाई में क्यों जुड़ेगा? मेरी जो अपनी सर्विस है, मैं तो एक तरीके से बैंक वाला काम कर रहा हूँ कि मैं लोन दे रहा हूँ ताकि वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए। तो मैं तो इससे ट्रांजेक्शन ले रहा हूँ ना, ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, एक तरीके से लोन दे रहा हूँ मैं। तो मेरी सप्लाई ऑफ सर्विस प्रिंसिपल की सप्लाई में थोड़ी जुड़ जाएगी, प्रिंसिपल तो अलग ट्रांजेक्शन कर रहा है। तो वही बातें हैं कि टेम्पररी शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन लोन सो एंड सो, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे वो दे रहा है, यानी इसको प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे इज एन इंडिपेंडेंट सप्लाई है। ये पहले वाला जो सप्लाई है, सप्लायर टू डायरेक्ट रिसिपिएंट, प्रिंसिपल टू रिसिपिएंट, उसका पार्ट नहीं है। देयरफॉर द इंटरेस्ट बीइंग चार्ज वुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं माना जाएगा। हालांकि आप जब वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके वहां पे भी आएंगे। दूसरा केस क्या हो सकता है? क्वेश्चन सेम है, ये प्रिंसिपल है और ये रिसिपिएंट है और बीच में एजेंट है। अब की बार इनवॉइस ये दे रहा है, यानी ये पैरा 3 शेड्यूल 1 का पार्ट बनेगा ये ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांजेक्शन कैसे मूव होता है? तो यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ जाएगा। तो पहला ट्रांजेक्शन प्रिंसिपल टू एजेंट, ये देखो, गुड्स बाय सप्लायर यानी प्रिंसिपल टू डीसीए, पहला ट्रांजेक्शन। दूसरा ट्रांजेक्शन फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय डीसीए टू द रिसिपिएंट, यानी ये दूसरा ट्रांजेक्शन। उसके बाद एक सर्विस ये भी तो इसको दे रहा है, एजेंसी सर्विसेज, ये है थर्ड सप्लाई। उसके बाद है एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट बाय डीसीए टू द रिसिपिएंट। चौथा, इसने लोन दे दिया इसको, जब ये पेमेंट नहीं कर पाएगा तो लोन दे देगा इसको, तो इस लोन एक चौथी सर्विस हो गई। अब ये कह रहा है, सेम केस है जो पहले वाला केस है, अब क्वेश्चन सेम है कि इस केस में क्या ये जो लोन की सर्विस दी इन्होंने, ये प्रिंसिपल का सप्लाई का पार्ट बनेगा? देखो पिछला वाला जो केस था वहां पे एक इंडिपेंडेंट सप्लाई हो रहा था, और यहां पे जो सर्विस आप दे रहे हो ये क्या एक इंडिपेंडेंट सप्लाई है? देख लेते हैं। It is clarified that in case when DCA is an agent under para 3 of schedule 1, the temporary short term transaction based on credit so and so no longer retains its character of an independent supply। वो अब एक इंडिपेंडेंट सप्लाई नहीं बचा और उसको सब्स्यूम हो जाएगा पहले वाले ही ट्रांजेक्शन के अंदर। यानी ये किसकी
ये जो वैल्यू होगी उसके अंदर मर्ज हो जाएगा, उसी वैल्यू के अंदर जो प्रिंसिपल जिस वैल्यू पे बेच रहा है उस वैल्यू के अंदर ये भी सब्स्यूम हो जाएगा। यही बातें यहाँ पे कर रखी है। इंडिपेंडेंट सप्लाई तो रहा नहीं अब ये, एंड इज सब्स्यूम्ड इन द सप्लाई ऑफ गुड्स बाय डीसीए टू द रेसिपिएंट। It is emphasized that the activity of extension of credit by DCA to the recipient would not be considered as a separate supply as it is in the context of the supply of goods made by the DCA to the recipient. इसका मतलब क्या हुआ कि जो एजेंट ने ये वाली जो सब रिसिपिएंट को बेचा, सेकेंड नंबर ट्रांजेक्शन, ये लोन की भी सर्विस, क्या मैं ऐसे नहीं मान लूं कि ये दो सर्विस एक साथ दे रहा है? एक तो वो सामान दे रहा है रिसिपिएंट को और दूसरा लोन भी दे रहा है, क्योंकि ये सेम ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, सेम ट्रांजेक्शन की वजह से लोन भी दे रहा है, तो उस लोन का इंटरेस्ट भी इसी का पार्ट बन जाएगा। सेकेंड नंबर जो ट्रांजेक्शन है, तो इट सेल्फ फॉर्म पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन दैट इज मेड बाय एजेंट टू द रिसिपिएंट। देयर इज नो सेपरेट ट्रांजेक्शन। दो सेपरेट ट्रांजेक्शन कब होते हैं? जब पहला ट्रांजेक्शन, पहले वाले केस में क्या था, पहला ट्रांजेक्शन प्रिंसिपल और रिसिपिएंट के बीच डायरेक्टली हो रहा था, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं हो रहा, यहाँ पे एक ही ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्योंकि सारी जिम्मेवारी एजेंट ने खुद ले लिया है। एजेंट अपने नाम पे इन्वॉइस कर रहा है और इन्वॉइसिंग भी खुद कर रहा है, यानी बेच रहा है और खुद ही लोन दे रहा है, तो ये दोनों काम खुद कर रहा है, तो दोनों मर्ज हो जाते हैं यहाँ पे, इसीलिए वो सेपरेट ट्रांजेक्शन की कैरेक्टर नहीं रह जाती है, इसलिए वो जो इन्वॉइसिंग होती है उसका पार्ट नहीं, पार्ट बन जाएगा, एक ही इन्वॉइस का पार्ट बन जाएगा दोनों चीज़ें। यहाँ पे जो प्रिंसिपल का, अगर प्रिंसिपल ने डायरेक्टली सप्लाई किया होता तो फिर पहला ट्रांजेक्शन प्रिंसिपल के नाम पे, दूसरा ट्रांजेक्शन सिर्फ और सिर्फ जो इंटरेस्ट का बात होता वो एजेंट के नाम पे होता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन इट इज फर्दर क्लेरिफाइड दैट द वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट, जो वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट है चार्ज फॉर सच क्रेडिट would be required to be included in the value of supply of goods by DCA to the recipient। जो DCA रिसिपिएंट को नॉर्मल गुड्स के लिए बिलिंग कर रहा है उसी के, क्योंकि गुड्स दोनों चीज़ के लिए बिलिंग कौन करेगा? खुद ही करोगे एजेंट। प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल को पता नहीं पीछे क्या चल रहा है आगे, ये प्रिंसिपल खुद अपने नाम से दोनों चीज़ें करेगा, तो एक ही साथ इशू कर देगा, दोनों सेपरेट ट्रांजेक्शन नहीं रहेंगे। पहले केस में क्या था, एजेंट बीच से हट गया था, जो वो वाला केस है जिसमें एजेंट खुद का इन्वॉइस इशू नहीं करता है, तो एजेंट बीच से हट गया था। तो ये वाला पहला ट्रांजेक्शन जो था, सप्लायर डायरेक्ट इन्वॉइस करता था रिसिपिएंट को प्रिंसिपल, और एजेंट क्या करता था, एजेंट सिर्फ लोन दे रहा था यहाँ पे, जबकि दूसरे केस में क्या है कि इन्वॉइसिंग भी खुद कर रहा है और लोन भी दे रहा है। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे अब तक तो। और इस तरीके से अब पता है आपको, पैरा 1 खत्म हो गया हमारा। पैरा 1 निपट चुका है। एक बार क्वेश्चन आंसर देख लें हम लोग। देखो मैंने आपको रिवीजन थोड़ा सा तेजी से ही सही पर करा दिया है। एक बार हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर जो बचे हुए हैं, उसको उड़ा देते हैं थोड़ा थोड़ा। अच्छा एक बात बताऊं, ये बैच की अगर आपको क्लासेस लेनी हो तो आप ले सकते हो। क्लासेस दिसंबर 2022 की रिकॉर्डेड है, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, मतलब दिसंबर 22 चल रहा है अभी। और ये पीओडी आपके एग्जाम के लिए अमेंडमेंट कब तक के लिए चाहिए होती है? अमेंडमेंट चाहिए होती है अक्टूबर तक की, अक्टूबर एंड ये अमेंडमेंट, यानी 6 महीने पहले। अगर आप देखो तो 6 महीने कौन से बच गए? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में तो एग्जाम ही है। तो ये 6 महीने के अमेंडमेंट आपको नहीं करने हैं, अक्टूबर एंड तक के अमेंडमेंट करने हैं। तो यानी अभी जो क्लास रिकॉर्ड हो रही है उसके अंदर एवरीथिंग प्रिसली रिकॉर्डेड है, और ये बैच आप ले सकते हो। अच्छा अब देखते हैं क्वेश्चंस। कुछ छूट रहा है क्या? कुछ छूट तो नहीं रहा है? क्वेश्चन पे हम बाद में आएंगे। एक चीज़ और कराता हूँ मैं,
सुनो बड़ा ध्यान से, अभी तक जो आपने पढ़ा तो पढ़ा तो ठीक है। अरे ये काम नहीं कर रहा है क्या? अब आप कॉपी खोलना, बड़ी शानदार चीज लिखवा रहा हूँ। सबसे फर्स्ट पेज के अगेंस्ट लिखवा रहा हूँ, आप भी कहीं पे एक फ्रेश पेज लेकर के लिखना। अभी तक जो पढ़ा है अपना, मैं उसको समराइज करने की कोशिश करता हूँ चार्ट के मदद से। सबसे पहले हम देख रहे हैं, बात करते हैं सप्लाई की। ठीक है, सप्लाई के लिए हमने देखा था कि क्या एक ट्रांजैक्शन, आपका पूरा पेज लगेगा, आप कोने से लिखना शुरू करना। वैसे सप्लाई ऑफ क्या होना चाहिए, गुड्स या सर्विस। तो ट्रांजैक्शन गुड्स या सर्विस का है, हम ये देख रहे हैं। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, इससे मज़ा नहीं आ रहा है। हम कैसे जानते हैं कि जीएसटी लगेगा नहीं किसी ट्रांजैक्शन के ऊपर, उस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं क्या क्या जो ट्रांजैक्शन है ये गुड्स या सर्विस की थी। पहली चीज, इसका आंसर हो सकता है यस, और इसका आंसर हो सकता है, इसका आंसर हो सकता है नहीं। ये मज़ा नहीं आया। ग्रीन कलर से यस रखते हैं ना, पता भी तो चले। यस, और रेड कलर से नो। अगर कोई ट्रांजैक्शन गुड्स या सर्विस होगी, अच्छा इस नो को आप मत लिखना अभी, या तो लिख लिया हो तो कोई बात नहीं, रहने दो। मैं एक ट्रांजैक्शन पे पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ जो सप्लाई बन जाएगा। ठीक है, तो गुड्स या सर्विस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, क्या कंसिडरेशन है? आंसर है यस। कंसिडरेशन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, बिजनेस पर्पस होना चाहिए। क्या हमारा ट्रांजैक्शन में बिजनेस पर्पस, ठीक है, और बिजनेस पर्पस भी अगर हो गया तो आगे हम क्या देखते हैं, गुड्स एज कंसिडरेशन में बिजनेस पर्पस भी है। अब अगर ये ट्रांजैक्शन शेड्यूल 3 में नहीं जाता है, शेड्यूल 3 क्या है कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जिसको सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस नहीं माना जाए, अगर ये शेड्यूल 3 में चला गया तब तो हमारा करा धरा रह जाएगा। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या ये शेड्यूल 3 का पार्ट तो नहीं बन गया। पार्ट ऑफ शेड्यूल 3, पार्ट ऑफ शेड्यूल 3 या नॉन सप्लाई। क्योंकि ना गवर्नमेंट के पास एक और पावर है नोटिफाई करने की, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें गवर्नमेंट ने कर भी रखी है, तो हमने अभी वो जिक्र नहीं किया है, अभी तक हमने उसको पढ़ा नहीं है। अब यहाँ पे भी दो आंसर आ सकते हैं कि पार्ट ऑफ शेड्यूल 3 है वो,
अगर इसका भी आंसर हो सकता है यस और नो। इसका यस जो है ये निगेटिव इंप्रेशन डाल देगा। तो मैं इसको कर लेता हूं यस। अगर शेड्यूल 3 का हो गया कोई ट्रांजेक्शन तब तो यस मतलब नॉट अ सप्लाई। लेकिन मैं तो ट्रांजैक्शन को ले जा रहा था सफलता की ओर, तो मुझे करना पड़ेगा नो। इसको सप्लाई माना जाएगा। यानी गुड्स और सर्विसेज भी है, कंसिडरेशन भी है, बिजनेस पर्पस भी है, और ये शेड्यूल 3 का भी पार्ट नहीं बनता है। शेड्यूल 3 का पार्ट अगर बन जाता तब तो सप्लाई नहीं होता, बट शेड्यूल 3 का भी पार्ट नहीं बना तो फिर ये सप्लाई बन जाएगा। ये तो था एक पार्ट। और क्या क्या हो सकते हैं इस बीच में? अब नो का भी लगाना पड़ेगा जुगाड़। अच्छा देखो, कोई ट्रांजेक्शन अगर गुड्स या सर्विस ही ना हो तब तो वो डायरेक्टली सीधा नॉट अ सप्लाई के अंदर आ जाएगा। लेकिन मैं अभी उसके ऊपर बाद में आता हूँ, ये कर ही देते हैं। ये अगर नो हो गया यहाँ पे, गुड्स या सर्विस ही नहीं है कोई ट्रांजेक्शन, तब तो वो डायरेक्टली उठा के लाओ। सीधा लाइन कैसे खींचे दोस्त? अगर आंसर है नो, गुड्स या सर्विस नहीं है, तब तो सीधा उठा के कोई ट्रांजैक्शन गुड्स या सर्विस नहीं है, इसका रिप्लाई अगर नो आ गया तो फिर वो सप्लाई बनेगा? नहीं बनेगा। गुड्स या सर्विस का होना तो मैंडेटरी है। उसके बाद एक कंसिडरेशन, मान लो वो कंसिडरेशन नहीं है। अच्छा कंसिडरेशन नहीं होगा तो सप्लाई नहीं होगा क्या? हाँ हाँ हाँ, पैरा वन शेड्यूल वन शेड्यूल वन शेड्यूल वन। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं हो फिर भी उसको सप्लाई माना जाएगा। अभी अभी हमने पढ़ा। यानी कुछ ऐसे भी हो सकते हैं। अभी पूरी तरीके से इसमें उम्मीद खत्म नहीं हुई है, अभी हमें उम्मीद है। कंसिडरेशन है। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे आ गया आंसर नो। ठीक है, तब हम जाते हैं कहाँ पे? कवर्ड इन पैरा वन, सॉरी शेड्यूल वन। क्या वो ट्रांजैक्शन शेड्यूल 1 में कवर्ड है? अगर कवर्ड होगा तब तो बच जाएगा। अगर कवर्ड नहीं है, शेड्यूल 1 में भी नहीं है और कंसिडरेशन भी नहीं है, देखो कंसिडरेशन नहीं होगा लेकिन शेड्यूल 1 में है तब तो सप्लाई बन जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं इसका आंसर है नो, नहीं होगा तो वो लाइन पकड़ के चले जाओ नीचे, यानी सप्लाई नहीं बनेगा। अगर कवर्ड है शेड्यूल 1 के अंदर तब तो सप्लाई बन सकता है। अगर कवर्ड है शेड्यूल 1 के अंदर तो फिर यहां से हम आ जाएंगे
अगर ये आ जाता है आंसर यस, यस हो गया तो फिर इट इज ए सप्लाई। अच्छा, एक और चीज था यहाँ पे, शेड्यूल 1 में तो कवर्ड है, इसको हम मैं हटाता हूँ, एक सेकेंड, आप लिख रहे हो क्या मेरे साथ? शेड्यूल 1 में कोई ट्रांजेक्शन कवर हो गया, लेकिन आपको पता है शेड्यूल 1 की सारी ट्रांजेक्शन बिजनेस पर्पस तो होना जरूरी है। अगर यस हो गया तो हम फिर चले जाएंगे शेड्यूल 1 में देखने कि क्या वो शेड्यूल 1 की कंडीशन को फुलफिल करता है या नहीं। अगर कोई ट्रांजेक्शन शेड्यूल 1 में तो कवर हो गई, तो हम इसको यहाँ पे लाके कनेक्ट कर देते हैं। हम देखेंगे कि बिजनेस पर्पस के लिए है कि नहीं वो ट्रांजेक्शन। शेड्यूल 1 में तो कवर्ड है, पर क्या वो बिजनेस पर्पस के लिए है? शेड्यूल 1 के ट्रांजेक्शन को ध्यान करो एक बार फिर से। शेड्यूल 1 में पहला ट्रांजेक्शन था कि बिजनेस एसेट को बेच दिया जिसके ऊपर आपने आईटीसी ले रखा था, तो क्या वो बिजनेस पर्पस था? बिल्कुल था। दूसरा है कि रिलेटेड पर्सन या डीम डिस्टिंक्ट पर्सन को इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस सप्लाई करा कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट, रिलेटेड पर्सन या डीम डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, तो वो भी इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। प्रिंसिपल एजेंट का जो ट्रांजेक्शन है वो भी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन फॉर बिजनेस पर्पस, वो भी बिजनेस पर्पस है, यानी बिजनेस पर्पस होना तो मैंडेटरी है शेड्यूल 1 के सारे ट्रांजेक्शन को। तो वो हम फिर यहाँ आ जाते हैं, शेड्यूल 1 में कवर्ड है। यहाँ पे तो हमने नो करके हमने बाहर का रास्ता दिखाने ही वाला था कि याद आया अरे बिजनेस पर्पस है कि नहीं, पहले ये भी तो चेक कर लें, तो वो यहाँ आ गया वापस से। अच्छा, फिर देखते हैं कि शेड्यूल 1 में कवर्ड है पर बिजनेस पर्पस है। बिजनेस पर्पस अगर है तो देखते हैं शेड्यूल 3 का तो पार्ट नहीं है। अगर शेड्यूल 3 का पार्ट हो जाएगा तो फिर से ये सप्लाई नहीं रहेगा, और अगर शेड्यूल 3 का पार्ट नहीं है तो इट विल बी सप्लाई। फिर क्या होता है, बिजनेस पर्पस भी है। मान लो कि कंसिडरेशन बिजनेस पर्पस है और बिजनेस पर्पस के पास अब नो लगाते हैं, एक नो यहाँ आ रहा है। अगर यहाँ पे आ गया नो, तो अब नो आएगा तो क्या डायरेक्टली एक कंसिडरेशन, कोई ऐसा भी ट्रांजेक्शन है क्या जहां पे कंसिडरेशन भी हो लेकिन बिजनेस पर्पस नहीं भी हो? एक चीज है, पता है क्या? 7(1)(b), सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी, वहां पे कौन सा ट्रांजेक्शन था भाई? वहां पे एक ट्रांजेक्शन था इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज वेदर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस पर्पस के लिए हो चाहे ना हो हम सप्लाई मानेंगे। तो यहाँ पे अगर नो आ गया तो हम ये चेक करते हैं कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस है क्या। अब इसके आंसर दो हो सकते हैं। अगर वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है विदाउट कंसिडरेशन तो फिर ये अभी जिंदा है, ट्रांजैक्शन खत्म नहीं हुआ है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है अगर इसका आंसर आ गया यस, तो ये ट्रांजैक्शन अभी जिंदा है, ये वापस यहां चला जाएगा। अगर इसका जवाब आ जाता है नहीं, अगर वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी नहीं है, तो बाकी तो ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं है जो कि बिजनेस पर्पस के लिए ना हो और फिर भी उसके ऊपर जीएसटी मतलब उसको सप्लाई माना जाए। अगर नहीं है तो वो उठ के चला जाएगा यहाँ पे। अगर आंसर हो जाता है नो, अगर आंसर है ये यस इंपोर्ट ऑफ सर्विस होगा तो फिर हम चेक करेंगे बाकी कंडीशंस।
और अगर शेड्यूल 3 में भी कोई कंसिडरेशन नहीं आता है, कोई ट्रांजेक्शन फॉल नहीं करता है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। काय समझा? ये चार्ट एक बार आप ड्रॉ जरूर कर लेना, आसान है समझना इसको। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में ना, आंसर आप जाके खुद पढ़ो। देखो आंसर राइटिंग के लिए जरूरी है क्वेश्चंस के आंसर को पढ़ना और लिखना, आपको दोनों चीज़ें जरूरी है। मैं यहाँ पे सिर्फ क्या किन किन पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर सकते हो आंसर के अंदर, वो सब चीज़ें डिस्कस करता हूँ। मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन को, लिख के आपको देखना है, आपको घर से पढ़ के आना पड़ेगा। आप बार बार देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा आपको ट्रांजेक्शन एंड आंसर्स कैसे लिखने हैं। आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। आपको लीगल प्रोविजन लिखने हैं, फिर उसके नीचे आप कंक्लूजन डालोगे। पहले लीगल प्रोविजन, फिर एनालिसिस करके अपना कंक्लूजन डालोगे। ये आपके लिए हमेशा रहेगा। अब ये क्या है, पहला ट्रांजेक्शन देखते हैं। मेघराज एंड कंपनी wishes to continue the business of supplying ready-made garments within Punjab and in the neighboring state of Delhi, हरियाणा। ये चाह रहे हैं रेडीमेड गारमेंट कमेंसमेंट चाह रहे हैं, अभी बिजनेस शुरू नहीं किया है, करना चाह रहे हैं दिल्ली और हरियाणा में भी और पंजाब के अंदर भी। काइंडली स्टेट एज टू व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। टैक्सेबल इवेंट क्या है जीएसटी के अंदर? तो इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 7 नहीं, टैक्सेबल इवेंट की अगर बात करी जाए तो टैक्सेबल इवेंट क्या हो जाएगा? सप्लाई इज ए टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। और फिर अगला ट्रांजेक्शन पूछ रखा है कि एंड लेविएबिलिटी ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी ऑन द सेम, तो उसके बारे में बात करने को बताया है। तो सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगता है? आपको वो चीज़ें लिखना है कि सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा जब ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट होगा, यानी विद इन स्टेट मूवमेंट होगा, या फिर विद इन यूनियन टेरिटरी मूवमेंट होगा, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट, या फिर एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी, एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी में अगर ट्रांजेक्शन हो रहा तो वहाँ पे आईजीएसटी लगे। ये बातें आपको वहाँ पे लिखनी है। उसके बाद क्या है? दमदार प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली, has transferred some goods to its branch registered in West Bengal। ठीक है, दिल्ली में रजिस्टर्ड है और ट्रांसफर कर रहा है किसको? तो गुड्स रजिस्टर्ड इन बंगाल, जो बंगाल स्टेट में, दो स्टेट के बीच ट्रांजेक्शन हो रहा है, दिल्ली टू, तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन दोनों स्टेट में लेना पड़ा होगा, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सो दैट गुड्स कैन बी सोल्ड फ्रॉम द ब्रांच। अब देखो ये मान के चलना कि उसकी रजिस्ट्रेशन लेने की लाइबिलिटी है। अब दिया है कि नहीं क्वेश्चन में मुझे नहीं पता। द गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड विदाउट एनी कंसिडरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। शेड्यूल 1 में है ब्रांच ट्रांसफर, है ना, शेड्यूल 1 एंट्री नंबर 2 डिस्टिंक्ट पर्सन को जब आप ट्रांसफर कर रहे होते हो वो। द कंपनी बिलीव्स दैट द ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय डज नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई। अब बताओ आप कि सप्लाई है कि नहीं? कंपनी को लग रहा है कि सप्लाई नहीं है, नो कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो सप्लाई नहीं माना जाएगा, ऐसा बोल रहा है। सर्टेन वेदर द ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू इस ब्रांच क्वालिफाई एज सप्लाई। अब देखो इस ट्रांजेक्शन में ये नहीं लिखा हुआ है कि उसके लिए सेपरेटली रजिस्ट्रेशन ले रखा कि नहीं, उसकी टर्नओवर कितनी है, ये सब चीज़ें कुछ नहीं लिखे, तो हम अज्यूम कर सकते हैं। आप लिख भी सकते हो आंसर के अंदर, इट हैज़ बीन अज्यूम दैट थ्रेशोल्ड लिमिट हैज़ बीन क्रॉस्ड बाय द कंपनी एंड इन बोथ द स्टेट दे हैव टेकन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब इसका आंसर आप कैसे लिखोगे? इसके आंसर के लिए आपको पहले लीगल प्रोविजंस लिखने पड़ेंगे। लीगल प्रोविजन क्या है कि इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 7 रेड विथ मतलब पढ़ा जाए अगर शेड्यूल 1 के साथ, या फिर आप डायरेक्टली शेड्यूल 1 की रेफरेंस दे सकते हो। इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल 1 एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, मतलब वहाँ पे आप लिख सकते हो कि सेपरेट स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना होगा और इनको ट्रीट किया जाएगा, और बोथ दिस ब्रांचेस शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 25। अगर याद रहे तो, नहीं तो छोड़ देना। बोथ ऑफ देम शैल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन एंड ट्रांजेक्शन बिटवीन स्टॉक ट्रांसफर या फिर ट्रांजेक्शन बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन इज ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। इस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है। यानी पहले आप प्रोविजन लिखोगे और फिर मतलब ये तो हो गया प्रोविजन, फिर आप लिखोगे हेंस इन दिस केस सप्लाई बाय दिल्ली रजिस्टर्ड, सप्लाई बाय दामोदर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली टू इट्स ब्रांच shall be treated as supply as both of them are distinct person। इस तरीके से आपको आंसर फ्रेम करना। फिर प्रिंसिपल एसोसिएट इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स
It inquires from its tax advisor as to whether any activity can be treated as supply even if made without consideration in accordance with the provision you are required to enumerate such activities if any. तो यहाँ पे उन्होंने पूछ लिया है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज है, मतलब शेड्यूल 1 की एंट्री उसने पूछ लिया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन, तो क्या सप्लाई बनेगा, अगर है तो उसके एंट्री बनना हो। तो आप फिर से वो प्रोविजन लिखोगे कि एनी ट्रांजेक्शन विच इज कवर्ड अंडर शेड्यूल 1 if it is made without consideration still it shall be treated as supply under GST in terms of section 7। उसके बाद एंट्रीज आप लिखोगे तो फॉलोइंग एंट्रीज आर देयर कवर्ड अंडर शेड्यूल 1। कौन कौन सी एंट्री है भैया आपको याद होनी चाहिए ये चीज। इसके अंदर एंट्री आ जाएगी पहली तो आपकी जब परमानेंट ट्रांसफर की बात आती है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड, जहाँ पे आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा हो, ऐसे परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट की बात होती है। दूसरा कौन सा था कि डिम डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन के बीच अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तीसरा क्या था, प्रिंसिपल और एजेंट। प्रिंसिपल जहाँ पे वेयर एजेंट इज सप्लाइंग गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब आपको पता है ना कि जहाँ पे इनवॉइस इशू कर रहा है। और फिर रिसिपिएंट इज एजेंट इज रिसीविंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। दोनों चीज़ें सप्लाइंग एंड रिसीविंग जो दोनों होगा वो दोनों केसेज आपको इंसर्ट करना है उसके अंदर। आप एक बार लॉ की लाइन जरूर पढ़ना है, इसके आंसर आपको खुद पढ़ना है। और चौथी एंट्री कौन सी हो जाएगी, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फ्रॉम रिलेटेड पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फिर कंपोजिट सप्लाई अभी आपने पढ़ा नहीं, कंपोजिट सप्लाई ट्रांसफर कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ गुड्स, ये भी अपने ने पढ़ा है, शेड्यूल 2 का पार्ट है। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7। अब देखो ये सेक्शन 7 शेड्यूल 1 की बात कर रहा है कि सुलेखा मैन्युफैक्चरर हैव अ फैक्ट्री। अब देखो इस तरीके की क्या है ना, इस तरह के क्वेश्चन में आपको हो सकता है पहले प्रोविजन लिखना पड़े, वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन है उसके बेसिस पे। अब जैसे ये क्वेश्चन अगर 6 नंबर का हो तो आप क्या करोगे, धराधर प्रोविजन लिख देना ऊपर पहले कि सेक्शन 7 रेड विथ शेड्यूल 1 ये है और इसके ट्रांजेक्शन ये चीज़ें कवर्ड होती है, और उसके बाद आप लिख लेना, आंसर लिखना एक एक करके। सुलेखा मैन्युफैक्चरर हैव अ फैक्ट्री इन दिल्ली एंड अ डिपो इन मुंबई। बोथ these establishment are registered in the respective state. Finished goods are sent from this without consideration so that, तो क्या सप्लाई बनेगा, बनेगा। अभी तो हम ऊपर देख रखा है। रमन इज द आर्किटेक्ट इन चेन्नई, हिज ब्रदर हु इज सेटल्ड इन लंडन इज अ वेल नोन लॉयर। अच्छा लॉयर है और लंदन में है, ठीक है। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस की बात हो सकती है यहाँ पे। रमन हैज टेकन लीगल एडवाइस, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस लिया है फ्रॉम हिम मतलब अपने भाई से लिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट विथ रिगार्ड टू हिज फैमिली डिस्प्यूट। क्या होगा, सप्लाई बनेगा। फ्रॉम रिलेटेड पर्सन से लिया है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, यहाँ पे अपने घर के लिए लिया है ना, आर्किटेक्चर की सर्विस, सॉरी लॉयर की फैमिली डिस्प्यूट के लिए, तो पर्सनल पर्पस हो गया, तो ये बिजनेस पर्पस नहीं है, तो शेड्यूल 1 का पार्ट नहीं बनेगा, जीएसटी नहीं लगेगा, मतलब सप्लाई नहीं बनेगा। और सी है, व्हाट वुड बी योर आंसर, वुड योर आंसर डिफरेंट इफ इन द अबव केस रमन हैज टेकन एडवाइस इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज बिजनेस यूनिट इन चेन्नई। अच्छा बिजनेस पर्पस के लिए अगर लिया है तो क्या एडवाइस बनेगा, वो सप्लाई बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट लोगे तो भी आपका सप्लाई बनेगा। इफ इट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एंड टेकन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब हो गया ब्रांच, हो गया ब्रांच, हेड ऑफिस बाहर है कहीं पे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सप्लाई वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये अभी आपने पढ़ा नहीं है, शेड्यूल 2 का पार्ट है। 8वां है डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग, ये भी शेड्यूल 2 का है। हायर परचेज, ये भी शेड्यूल 2 का है। 10वां है एग्जामिन वेदर द एक्टिविटी ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेज वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7। अब ये 7 में सप्लाई है कि नहीं, सप्लाई तो भाई इंपोर्ट ऑफ, अभी देखो 3 केसेज हैं तो आपको वैसे ही लिखना हो, अगर 5-6 नंबर क्वेश्चन आते तो आप क्या धराधर प्रोविजन लिख दोगे पहले, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 7 वेयर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज मेड विथ कंसिडरेशन देन इट शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई इररेस्पेक्टिव इट इज फॉर अ बिजनेस पर्पस और नॉट। बिजनेस पर्पस रिलेवेंस नहीं रखता, अगर कंसिडरेशन है तो सप्लाई बन जाएगा। दूसरा, however where there is no consideration received, where the consideration is not involved,
still it can be treated as supply in terms of schedule 1 if such import of services is made from a related person or establishment of distinct person and it is in the course or furtherance of business। अगर इस तरीके के ट्रांजेक्शन तो फिर क्या वो फॉल करेगा। अब आप तो बाकी पढ़ लेना तो सेम ही होगा। यहाँ पे क्या है, 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर दे करके सर्विस लिया है। किससे लिया है? फ्रॉम फॉर हर रेसिडेंस लोकेटेड एट बैंड्रा। कंसिडरेशन दे दिया था तो किसी से लिया है, क्योंकि कोई सवाल ही नहीं होता। बिजनेस पर्पस के लिए हो या किसी भी पर्पस के लिए हो, किसी से भी लिया हो, कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो यहाँ पे तो सप्लाई बन ही जाएगा। दूसरा है फ्रॉम हर ब्रदर से ली है मिस्टर वरुण रिसाइडिंग इन सिडनी, ठीक है। होली डिपेंडेंट ऑन मिस श्रिंती। अब देखो फैमिली की डेफिनेशन में आ रहा है, ये रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में आ जाएगा। मतलब जो फैमिली तो रिलेटेड पर्सन का पार्ट है ना, तो डिपेंडेंट है बहन भाई। देखो स्पाउस और बच्चे तो अपने होने चाहिए बस, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से फर्क नहीं पड़ता। बाकी जो ब्रदर सिस्टर्स, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, ये तभी इन्वॉल्व होंगे, फैमिली का पार्ट बनेंगे, रिलेटेड पर्सन तभी बनेंगे जब ये होली और फुल्ली डिपेंडेंट हो। तो यहाँ पे डिपेंडेंट है, उससे सर्विस लिया है। फर्दर मिस शांति डिड नॉट पे एनी कंसिडरेशन। अच्छा, लेकिन सर्विस लिया क्यों था? फॉर हर रेसिडेंस लोकेटेड इन बैंड्रा। तो देखो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन बिजनेस पर्पस नहीं है, रिलेटेड पर्सन से तो लिया। शेड्यूल 1 में क्या बोलता है कि बिजनेस पर्पस होना, शेड्यूल 1 की जो भी ट्रांजेक्शन है बिजनेस पर्पस होना मैंडेटरी। यहाँ पे बिजनेस पर्पस नहीं है तो फिर ये ट्रांजेक्शन सप्लाई नहीं बनेगा। लेकिन वुड यू आंसर बी चेंज इफ द अबव केस मिस श्रीमती हैज टेकन इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज विद रिगार्ड टू बिजनेस पर्पस, तो फिर तो पक्का बन जाएगा। 11वां क्या है? डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सप्लाईज अमाउंट टू कंपोजिट सप्लाई। अभी आपने पढ़ा ही नहीं है। 12वां है डमडम इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का एग्जाम्पल है, देख लेना भाई। 14 नंबर क्या है? ये भी नहीं पढ़ा है। चलो लगभग लगभग अब सारे हमने कर लिए हैं। जो कर लिए मैं उसको टिक मार देता हूँ। टिक क्या मारना है, मार ही देते हैं। चलो आज की क्लास हो गई खत्म, मैं टिक खुद ही मार देता हूँ बैठ के। हम आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। आज का बेसिकली रिविजनरी लेक्चर रह गया ना। मैंने आपको रिवीजन कराया, फिर एक एजेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया, उसके बाद फिर रिवीजन कराया, यानी आपको सप्लाई के मूवमेंट बताए, कैसे सप्लाई बन जाता है कोई भी ट्रांजेक्शन। अब तक आप तो जान चुके हो। और क्या बताया मैंने आपको? क्वेश्चन आंसर पढ़वाए। तो एक तरीके से रिवीजन था। मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में। शुक्रिया अभी ये लेक्चर देखने के लिए। और आपको अगर बैचेज लेनी हो तो आप ले सकते हो। ये शायद 5वां या 6ठा लेक्चर हो रहा है। और अब मैं यूट्यूब पे तो लेक्चर नहीं डाल रहा हूँ अभी। ये सारे जो हैं ये अभी तक के सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे आपके लिए। इसके बाद के आपको हमारी ऐप से बाय करना होगा। उसके लिए हमने सेपरेट वीडियो एक बना रखा है, 5-6 वीडियो स्क्रॉल अप करके देखना, वहाँ पे हमने तरीके बता रखे हैं वहाँ पे, तो वहाँ से आप देख सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आ रहा हो, पढ़ने में मज़ा आ रहा हो। तो आप खुद भी क्लास लीजिएगा और किसी फ्रेंड को अगर रेफ़र करना हो तो आप रेफ़र भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। मिलते हैं आपसे दोस्त अगले लेक्चर के अंदर।